गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है फेमिनिस्ट मूवमेंट, जिसको हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। आज की जो हमारी क्लास है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट को लेके है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट होता क्या है, बेसिकली फेमिनिज्म है क्या, और मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ। इसका यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूएन जो यूनाइटेड नेशन है, उसके अकॉर्डिंग फेमिनिज्म को किस तरह से डिफाइन किया गया है और कौन कौन से क्लॉज बनाए गए हैं, कौन कौन से नियम बनाए गए हैं जो महिला अधिकारों की रक्षा करने के लिए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके बराबर के अधिकार दिलाने के लिए हैं। इसके अलावा हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करेंगे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो हम इसको दो पार्ट में बांट के देखेंगे। एक तो आज़ादी से पहले जो फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसका नेचर क्या था, उसका स्वरूप क्या था, और वो किस तरह से किन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, किस तरह से ये जो है आगे बढ़ता गया, और आज़ादी के या हमारे नेशनल मूवमेंट में इनका क्या रोल था, इसने कैसे जो है नेशनल मूवमेंट में अपना एक रोल प्ले किया, और हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनका क्या योगदान रहा फेमिनिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने में और महिला अधिकारों को उनके हक, उनके अधिकार दिलाने के लिए। और जो अगला फेज आता है वो आज़ादी के बाद का आता है कि आज़ादी के बाद क्या परिवर्तन आए, आज़ादी के बाद जो आज तक हमने क्या क्या अचीव किया है, क्या किस तरह से फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है आगे बढ़ा, क्या उसके फेल्योर थे, क्या उसके अचीवमेंट थे, उसने किस तरह से जो है अपने जो गोल थे उसको पाने में सफलता प्राप्त की। तो इस जो विषय में हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम साउथ अफ्रीका, जो कुछ कंट्री हैं जहाँ पे फेमिनिस्ट मूवमेंट का नेचर कुछ अलग होता है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहाँ पे अपर्थाइड होता है, और उसकी वजह से जो फेमिनिस्ट मूवमेंट का नेचर था वो बाकी दुनिया से अलग था। तो उसको भी हम एक अलग कॉन्टेक्स्ट में समझने की इसमें कोशिश करेंगे। तो जो हम अभी स्टार्ट करते हैं कि फेमिनिज्म है क्या, व्हाट इज द फेमिनिज्म। तो कई इतिहासकारों ने इसको अलग अलग से डिफाइन किया है, और एक जो जनरल व्यू है वो ये है कि नारीवाद जो है एक ऐसा सिद्धांत है जो यह कहता है कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं। वो दोनों की समानता की बात करता है, दोनों की बराबरी की बात करता है, दोनों की समान अधिकार, जैसे शिक्षा का अधिकार, वोट देने का अधिकार, जमीन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो ये जो बराबरी का अधिकार है, यही जो है फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म यही कहता है कि हमें बराबरी का अधिकार चाहिए। हम बायोलॉजिकल रूप से, जैविक रूप से तो अलग हैं, डिफरेंस है, उसको हम मानते हैं, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उस बात की सच्चाई है कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेज है मेल और फीमेल में, पर इसके अलावा हमें जो जो समानता के अधिकार हैं, जो हमारे अधिकार हैं, जो महिलाओं के अधिकार है, वो उन्हें मिलने चाहिए। वो अधिकार हैं आपको शिक्षा का अधिकार, वोट देने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और टाइम टू टाइम जो अधिकारों के डेफिनेशन बदलते गए, अधिकार भी बदलते गए। पहले बड़े बड़े अधिकारों की बात की जाए, जो बेसिक थे, जो बेसिक नीड थे, जो बेसिक अधिकार थे, उनकी बात की गई। बाद में हम देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम टू टाइम इसके जो है, इसके नेचर में, इसके जो मूवमेंट का जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसमें बदलाव आया, फेमिनिज्म के डिफिनेशन में बदलाव आया, और आगे चल के इसके मूवमेंट में भी बदलाव आया। और जो नारीवादी सिद्धांतों का जो उद्देश्य है वो लैंगिक समानता की प्रकृति एवं कारणों को समझना है कि लैंगिक जो समानता है, जो जेंडर इक्वालिटी है, वो क्या है, इसको समझने का एक प्रयास है फेमिनिज्म। और फेमिनिज्म जो है इसके फलस्वरूप जो पैदा होने वाले जो लैंगिक भेदभाव है, उसकी राजनीति, शक्ति के जो पावर का स्ट्रक्चर है, उसके सिद्धांतों को व्याख्या करने का एक माध्यम है फेमिनिज्म की। पावर स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, मेल डोमिनेंस कैसे है, हायरार्की कैसे है समाज में, तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि एक जो डोमिनेटिंग करते आ रहा है वो वही डोमिनेट करते जा रहा है। तो इसकी जो थ्योरी है उसको समझने का एक प्रयास है फेमिनिज्म। तो हम इसकी चर्चा जो है आगे करेंगे डिटेल में। और पहला जो अभी बात आ रही है कि नारीवादी आंदोलन का शुरुआत आखिर कहाँ से हुआ, तो ये माना जाता है कि नारीवादी जो आंदोलन है इसकी शुरुआत यूरोप से हुआ। यूरोप का एक कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म, और ये पूरे वर्ल्ड में इस कॉन्सेप्ट को आगे जो है बढ़ाया गया। और इसकी शुरुआत जो है वहाँ पे 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में जो है इसका मूवमेंट जो है चालू हो गया। 20वीं शताब्दी में कई प्रकार के सामाजिक सुधार हमें यूरोप में देखने को मिलते हैं। सदियों से असमानता को झेलने के बाद महिलाओं ने अपने आवाज, अपने अधिकारों के पाने के लिए अपने आवाज उठाने शुरू किए। फेमिनिस्ट जो टर्म है, जो फेमिनिस्ट जो टर्म है,
इस शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग है वो फ्रांस और नीदरलैंड में 1872 में किया गया। 1872 में फ्रांस और नीदरलैंड में फेमिनिस्ट जो टर्म है, फेमिनिज्म जो टर्म है, उसका उपयोग जो है पहली बार 1872 में फ्रांस और नीदरलैंड में किया गया। हालांकि महिला अधिकारों की मांग काफी समय से होती रही है, ये कोई नया नहीं था कि 19वीं शताब्दी से ही महिला अधिकार की मांग चली आ रही है और मेडिवल टाइम में, एंशिएंट टाइम में ऐसा नहीं था, तो ऐसा नहीं है। बल्कि पुराने समय से भी, जब हम पुराने ग्रीक और रोमन सभ्यता की बात करते हैं तो उसमें भी कई दार्शनिक हुए, कई फिलोसफर हुए जो जिन्होंने महिला अधिकारों की, उनके वोट के अधिकार, उनकी संपत्ति के अधिकारों की बात की है। जैसे प्लेटो की बात आती है, फ्रेंच लेखक जो फ्रेंच लेखक थे क्रिस्टाइन डी पिजन, उसकी बात आती है, मार्गरेट कैवेंडिश की बात आती है। तो इन लोगों, ये कई फिलोसफर हैं जो ग्रीक फिलोसफर थे या जो पुराने ग्रीको रोमन वर्ल्ड के फिलोसफर थे, जो एंशिएंट टाइम के फिलोसफर थे यूरोप में, इन्होंने भी समय समय पे बात की है फेमिनिज्म की, फेमिनिज्म जो थ्योरी है, जो अधिकार हैं, जो महिलाओं के अधिकार है, उनकी बात की है। और जहां तक पश्चिमी दुनिया की बात है, वहां पे नारीवादी आंदोलन को हम तीन फेज में देखते हैं, 3 वेव में देखने की कोशिश करेंगे कि जो नारीवादी आंदोलन थे वो 3 वेव में हुए। उसके 3 पार्ट में उसको बांटा गया। जो फर्स्ट वेव था, इसको बोला जाता है कि जो फर्स्ट वेव था नारीवादी आंदोलन का, जो यूरोप से चालू हुआ, उसका जो नेतृत्व किया था वो मिडिल और अपर क्लास की जो व्हाइट वुमेन थी, जो गोरी महिलाएं थी, जो वहाँ की इलीट महिलाएं थी, जो व्हाइट वुमेन थी, जो मिडिल और अपर क्लास से बिलोंग करती थी, उन्हीं के इर्द गिर्द जो है ये मूवमेंट चलता रहा, उन्हीं के लिए चलता रहा। बल्कि ये लोअर क्लास की महिलाएं या दूसरे रेस की महिलाएं, ब्लैक महिलाएं, ये इस मूवमेंट में फर्स्ट वेव में नहीं थी। बल्कि जो फर्स्ट वेव का मूवमेंट था, ये अपर जो क्लास और अपर मिडिल क्लास की महिलाएं हैं, वो व्हाइट वुमेन जो हैं, उनके इर्द गिर्द ही चलता रहा। और इसमें जो फर्स्ट वेव है, उसका मेन जो फोकस था वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स था, जो राजनीति थी, जो वोट देने की राजनीति। तो उसमें महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाने के लिए ये जो है आंदोलन चल रहा था। और उनको राजनीति में समानता लाने के लिए, क्योंकि उनकी राजनीति में भागीदारी बढ़े। और जो वोट देने के अधिकार थे, आप जानते हैं कि वोट देने का अधिकार इससे पहले नहीं था। वोट देने का अधिकार जो है पूरे वर्ल्ड में पहली बार जो है सेल्फ गवर्निंग जो कंट्री थी वो न्यूजीलैंड थी, जिसने वोट देने के अधिकार को 1893 में पहली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन था वहां पे, उसमें पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ये पहली बार हुआ न्यूजीलैंड से। और दूसरा जो कंट्री था साउथ ऑस्ट्रेलिया, जो कि 1894 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। पर यहाँ पे प्रॉब्लम था, जैसे हमने न्यूजीलैंड की बात की तो न्यूजीलैंड में सारी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। पर जब हम साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, जो 1894 में हुआ, 1894 में हुआ, उसमें एबोरोज जो वहाँ की स्थानीय महिलाएं थी, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक सेटलर कंट्री थे, जहाँ पे यूरोप से जाके इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस, पोर्तुगीज, डच मिक्स लोग जो है जाके वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे जाके अपना एक कंट्री बसाए थे। तो जो बाहर के लोग गए थे उनको ही वोट देने का अधिकार दिया था, बल्कि जो वहाँ के एबोरिजिनल थे, जो वहाँ के लोकल लोग थे, उनको, उन महिलाओं को वोट देने का वहाँ पे कोई अधिकार नहीं दिया गया। तो जो पहला वेव है, जो हम पहले वेव की बात कर रहे हैं, उसमें आपको बेसिकली वोट देने का अधिकार और संपत्ति के अधिकार के साथ जोड़कर देखा गया। उनको राजनीतिक जो है पॉलिटिकल समानता लाने की बात की गई कि हमें सबसे पहले तो इलेक्टोरल जो है पॉलिटिक्स में हमें शामिल किया जाए, हमें वोट देने का अधिकार दिया जाए, ताकि हम जो है राजनीति में शामिल हों। तो पहला मूवमेंट जो यूरोप में चल रहा था, जो फर्स्ट वेव था, ये था कि हमें वोट देने का अधिकार मिले। जो सेकेंड वेव था, जो मूवमेंट का, नारीवादी आंदोलन का जो सेकेंड वेव था, वो थोड़ा ब्रॉड था और इसमें जो है सामाजिक और सांस्कृतिक समानता को भी शामिल किया गया कि कल्चरल जो डिफरेंसेज है, जो सोशल डिफरेंसेज है, उसको भी शामिल किया जाए। थर्ड वेव जो फेमिनिज्म का है, वो सोशल कल्चरल समानता को दूर करने के साथ साथ महिलाओं का राजनीति एवं मीडिया में प्रभाव को लेकर था, कि महिलाओं को राजनीति और मीडिया में जो है प्रभाव को बढ़ाया जाए। तो डिटेल में अगर हम बात करें तो फर्स्ट वेव की, अभी हम फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुई थी। फर्स्ट वेव जो है आपका
फेमिनिस्ट मूवमेंट का था 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुआ था। इसका जो है जो प्रभाव था वो जो मुख्यतः जो डिमांड था वो तो आपको मैंने बताया था कि राइट टू वोट को लेकर था और प्रॉपर्टी राइट को लेकर था। इसका जो प्रभाव जो वहाँ पे देखने को मिला जो फर्स्ट वेव का, वो था ये कि हमें राइट टू वोट मिलना चाहिए और जो हमारा प्रॉपर्टी पे राइट है, जो जमीन पे या संपत्ति पे अधिकार है, वो महिलाओं को मिलनी चाहिए। तो ये इसको लेकर था। इसी समय जहां एक तरफ आपको पता है कि स्लेवरी उस समय चल रही थी, जब ये 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के अर्ली 20th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय दासता को लेकर आंदोलन चल रहे थे। उस समय लोगों को दास बनाया जाता था पूरे यूरोप में और अमेरिका के देशों में। आपको पता है जब अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ेंगे आप तो अफ्रीका से और लैटिन अमेरिका से के देशों में बहुत ज्यादा मात्रा में जो है दास का व्यापार होता था और उसको अमेरिका के जो प्लांटेशन थे, जो वहाँ पे प्लांटेशन की खेती होती थी, जो खेती किया जाते थे, उसमें जाके दासों का उपयोग किया जाता था, दासों का इस्तेमाल किया जाता था। तो उस समय एक अमेरिका में मूवमेंट चल रहा था, एक तरफ दासों को अमेरिका में मूवमेंट चल रहा था कि दासों की मुक्ति कैसे की जाए, और दूसरी तरफ जो मूवमेंट चल रहा था वो फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा था। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। एक तरफ जो है रेस के आधार पे दासता था और दूसरे तरफ जो क्या सेक्स के आधार पे, जेंडर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन था, और एक तरफ जो है कलर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता था कि ब्लैक लोगों को स्लेव बनाया जाता था। तो ये दोनों जो मूवमेंट है वो एक समय पे चल रहे थे। जो फर्स्ट वेव था जिसमें वोटिंग राइट और राइट टू प्रॉपर्टी की बात की जा रही थी वह अमेरिका में, और दूसरी तरफ जो है स्लेवरी को एबॉलिश करने की बात की जा रही थी कि स्लेवरी को एबॉलिश किया जाए। तो उस समय एक जो वहाँ के बड़े जो सुधारक थे, जो बड़े अमेरिकन सोशल रिफॉर्मर थे, जो स्लेवरी मूवमेंट को भी आगे बढ़ाए और उन्होंने जेंडर मूवमेंट जो फेमिनिस्ट मूवमेंट था उसको भी आगे बढ़ाने की बात वो कह रहे हैं, वो थे फ्रेडरिक डगलस, FREDERIC फ्रेडरिक DOUGHLAS, फ्रेडरिक डगलस। तो ये जो अमेरिकन सोशल रिफॉर्मर हैं, स्लेवरी मूवमेंट को जो आगे बढ़ाते हैं, ये बोलते हैं कि ये दोनों आंदोलन जो है एक दूसरे से जोड़ के देखते हैं कि दोनों आंदोलन एक दूसरे से जुड़े हैं, और इनका मानना था कि दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, दोनों को, इवन वीमेंस को और जो स्लेवरी को एबॉलिश करना चाह रहे हैं वो दोनों को एक साथ आकर काम करना चाहिए, तभी जाकर सेक्स और रेस, सेक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं जेंडर जो कि मेल और फीमेल है, और दूसरा रेस है व्हाइट और ब्लैक जिसमें स्लेवरी है। तो दोनों जो दोनों के मामले हैं उनको दोनों में समानता लाने की बात कर रहे हैं कि दोनों के लिए, दोनों को एक साथ आकर और दोनों को समानता लाने के लिए काम करना चाहिए मिलके। और जो हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में जो फर्स्ट वुमेन राइट कन्वेंशन हुआ वो सेनेसा में हुआ। सेनेसा फॉल जो है न्यूयॉर्क में, वहां पे हुआ जुलाई 19-20 1848 में हुआ था। इसका जो टाइटल था वो था ए कन्वेंशन टू डिस्कस, जो आपको न्यूयॉर्क में फर्स्ट जो कन्वेंशन हुआ वुमेन राइट्स कन्वेंशन, उसका जो टाइटल था ये ए कमीशन टू डिस्कस द सोशल सिविल रिलीजियस कंडीशन एंड द राइट ऑफ वुमेन्स। इसका जो थीम था, जो इसका टाइटल था कि ये जो कन्वेंशन बुलाया गया था ये सामाजिक, सिविल और रिलीजियस कंडीशन को समझने के लिए था, जो वुमेन्स राइट्स के जो संदर्भ में कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके सामाजिक अधिकार क्या हैं, सिविल राइट्स क्या हैं, उनके रिलीजियस कंडीशन क्या हैं। अगर रिलीजन की बात हो रही है तो उसमें महिलाओं की कंडीशन क्या है, महिलाओं को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उनके राइट्स क्या बताए गए हैं हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनमें। तो इसको समझने के लिए जो है न्यूयॉर्क में फर्स्ट जो वुमेन राइट कन्वेंशन 1848 में किया गया, जो कि 19 to 20 जुलाई के बीच में हुआ। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की हम बात करेंगे। ये जो था फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म था जो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो था इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हमें अमेरिका से देखने को मिलता है, तथा बाद में इसका प्रसार जो है यूरोप के अन्य देशों में भी देखने को मिलता है कि यूरोप के जो अन्य देश हैं इसके प्रभाव में आए, फेमिनिस्ट मूवमेंट के प्रभाव में आए, और वहाँ पे भी आंदोलन हमें बड़े लेवल पर देखने को मिलता है।
ये आंदोलन जो है 1860 से लेके 1880 के दशक तक चलता है। उसके बाद हम थर्ड वेव में आ जाते हैं, पर अभी हम सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं, जहाँ पर फर्स्ट वेव जो है जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर रहे हैं, वोटिंग राइट और प्रॉपर्टी राइट को लेकर बात कर रहा था। वहीं पे सेकेंड वेव ऑफ जो मूवमेंट चल रहा था, जो दूसरा चरण चल रहा था फेमिनिस्ट मूवमेंट का, वो इससे आगे बढ़ता है। वो सेक्सुअलिटी की वो जो है इससे आगे बढ़ के अदर इशू रेंज जो है, रेंज ऑफ इशू उसका बढ़ जाता है। वो सेक्सुअलिटी की बात करता है, वो फैमिली की बात करता है, वो जो वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, जो काम करने जो महिलाएं जा रही थी जो इंडस्ट्री में या अदर प्लेस पे, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वो अब उसकी बात कर रहे हैं कि उनको कैसे बचाया जाए, उनके अधिकारों की कैसे रक्षा की जाए, रिप्रोडक्टिव राइट्स जो थे उनको कैसे जो है बचाया जाए। तो इसकी बात हो रही थी, इनइक्वालिटी की बात हो रही थी, ऑफिशियल लीगल राइट्स की बात हो रही थी कि उनके लीगल राइट्स क्या हैं। महिलाओं के लीगल राइट्स बताए जा रहे थे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में या यूएन के चार्टर एक्ट में आपको ये अधिकार हैं, तो आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि आपके क्या अधिकार है। तो सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी राइट और राइट टू वोट से अलग जो है इशू जो है बढ़ गए। अब नए तरीके के जो है नई समस्याएं जो हैं उनको लेकर जो है फेमिनिस्ट जो मूवमेंट करने वाले लोग थे, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट का सेकेंड वेव चल रहा था, इनमें अलग तरीके से इसको देखने की कोशिश की गई। इसके अलावा इसमें डोमेस्टिक वायलेंस को भी शामिल किया, जो घरेलू हिंसा उस समय हो रहे थे, मैरिटल रेप जो इशू थे, उसको भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेप क्राइसिस जो उस समय हो रहे थे, उसको जो है इसमें देखने की कोशिश की गई। वुमेन जो शेल्टर थे, डाइवोर्स लॉ थे, कस्टडी की बात की गई, कस्टडी में महिलाओं को किस तरह से रखा जाए, उनको कैसे ट्रीट किया जाए, पुरुषों से कैसे अलग रखा जाए। तो इसकी बात जो है सेकेंड वेव में की गई। सेकेंड वेव का जो मूवमेंट था वो इसकी बात कर रहा था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस जो है लगातार बढ़ते जा रहे थे पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में या वर्ल्ड के अदर पार्ट में, तो इसको अब नए तरीके से इसके खिलाफ जो है मूवमेंट चालू करने की कोशिश की गई, जो सेकेंड मूवमेंट में था। मैरिटल रेप की शादी के बाद उसकी इच्छा के अनुसार जो है सेक्स करना चाहिए, या उसके जो आज हमारे देश में जिस पे डिबेट चल रहा था, उसकी बात यूरोप में उस समय 1960-70 के अराउंड में चल रहे थे कि इस पे क्या होना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। तो इसको लेकर वहां पे मूवमेंट चल रहे थे, जो सेकेंड वेव के आप जो मूवमेंट देख रहे हैं। और जब हम इसके प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूएन को इक्वल राइट अमेंडमेंट को पास करना पड़ा। इसका सेकेंड वेव का प्रभाव ये हुआ कि यूएन, यूनाइटेड नेशन की जो संस्था जो थी, जो 1945 में पूरे वर्ल्ड में को देखने के लिए बनाई गई थी, उसने ये पास किया, इक्वल राइट अमेंडमेंट को पास करना पड़ा, जिसमें स्त्री और पुरुष को बिना भेदभाव किए, बिना डिस्क्रिमिनेशन किए सभी को अधिकार देने की बात की गई। यूएन के जो कन्वेंशन था उसमें इक्वल राइट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और उसके द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर अधिकार, बिना किसी भेदभाव के बराबर अधिकार देने की बात की गई। तो ये आपको सेकेंड जो वेव चल रहा था, जो सेकेंड वेव का मूवमेंट चल रहा था, उसमें ये बात की गई। 1960 में अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो फूड और जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो इंस्टीट्यूशन था वहां की, जो अमेरिका की, 1960 में कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को अप्रूव किया, जो वहां के 1960 में। इसका जो सेकेंड वेव मूवमेंट चल रहा था उसका प्रभाव हम देख रहे हैं कि 1960 में जो अमेरिका की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, उसने कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को अप्रूव किया, जिससे अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी था उससे बचाव किया जा सकता था। ये एक जो है वहाँ पे एक नया तरीके का इनोवेशन था, या नया चेंज आया समाज में इससे, कि जो महिलाएं जो अपना कैरियर बना सकती थी, वो अपने जो अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड जो प्रेगनेंसी थी उसको रोक सकती थी। उसके लिए जो ड्रग थे, जो दवाएं थी, उसको अप्रूवल मिला उस टाइम 1960 के दशक में अमेरिका में। तो ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज वहाँ पे फेमिनिस्ट मूवमेंट के द्वारा हमें देखने को मिलता है।
उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो जॉन एफ कैनेडी थे, जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे। इन्होंने महिला अधिकारों को मुख्य मुद्दा बनाया तथा महिलाओं को ऊंचे पदों पर भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने शामिल किया। तो ये आपका था सेकेंड वेव, जिसमें हम देखते हैं कि सेकेंड वेव में एक तरह से आप रेशियल मूवमेंट भी चल रहा है, जिसमें स्लेवरी को लेकर मूवमेंट चल रहा है। दूसरा मूवमेंट चल रहा है फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा है। इसकी शुरुआत होती है सेकेंड वेव की अमेरिका से 1960 में, और इसका धीरे धीरे विस्तार होता है पूरे यूरोप में। तो इसमें क्या हुआ, प्रॉपर्टी राइट और वोटिंग राइट से अलग जो है नए अधिकारों की मांग हुई। जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहे थे, मैरिटल रेप हो रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे थे, लीगल राइट्स जो थे उनको लेके बातें होने लगी, और नए तरीके का प्रेशर बनाया जाने लगा नए नए इंस्टीट्यूशन पे। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, जिनके बारे में सब जानते हैं, जॉन एफ कैनेडी, इनका एक बड़ा रोल था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने महिला अधिकारों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्य मुद्दा बनाया और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े पोस्ट पे उनको शामिल किया, बड़े पोस्ट उनको दिए। और इसके अलावा हम थर्ड वेव की बात करेंगे कि थर्ड वेव जो फेमिनिस्ट मूवमेंट का, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड वेव जो है थोड़ा इसमें इससे भी आगे के इशू को शामिल करने की बात की गई, जो है डाइवर्स रेंज ऑफ इशू को इसमें शामिल करने की बात की गई। इसकी शुरुआत को समय को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है कि इसको कब माना जाए कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसको लेकर हिस्टोरियंस में डिबेट है, पर एक कंसेंसस जो उनमें बनता है कि ये 1990s मतलब 1990 के दशक में थर्ड वेव जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट का वो चालू हुआ 1990 के दशक में, और वर्तमान तक वो थर्ड वेव चल रहा है। मतलब पूरे दुनिया में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट का जो वेव चल रहा था, जो फर्स्ट वेव हम लोग चर्चा की है कि 19वीं शताब्दी और फर्स्ट हाफ ऑफ दी 20th सेंचुरी तक चला। सेकेंड वेव आपको 1960s के दशक से स्टार्ट हुआ, और जब तक थर्ड वेव स्टार्ट हुआ तब तक चला, मतलब 1960 से लेके 1990 तक। और थर्ड वेव की शुरुआत माना जा रहा है कि 1990 से स्टार्ट होता है और वर्तमान तक चल रहा है। यह सेकेंड वेव के मुद्दों में जो फेल्योर थे, जो सेकेंड वेव के जो कई इशू थे जिसमें फेल्योर हो गया, जो जिसमें सफलता नहीं मिला, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। साथ साथ परसेप्शन को आगे बढ़ाया कि वुमेन्स आर ए, जो वुमेन्स हैं वो एक नहीं है, बल्कि उनके मेनी कलर्स हैं, अलग अलग एथनिसिटी है, अलग अलग कलर्स की हैं। हो सकता है कि ब्लैक हैं, वाइट हैं, उनके नेशनलिटीज अलग अलग हैं, उनके रिलीजियस व्यू अलग अलग हैं, उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग अलग हैं। तो अब जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा है वो पूरे वर्ल्ड को पर्सपेक्टिव में लेके चल रहा है कि एक महिला को हमें एक तरह से नहीं देखना चाहिए। अब ये बात हो रही है कि एक महिला सिर्फ महिला ही नहीं हो सकती है, बल्कि वो ब्लैक भी हो सकती है, वो लोअर कास्ट की भी हो सकती है, वो अपर कास्ट की भी हो सकती है, वो हिंदू भी है, वो मुस्लिम भी है, वो क्रिश्चियन भी है। तो उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव में उसको देखना चाहिए। ये जरूरी नहीं, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कास्टिज्म है, तो कास्टिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम दोनों को बराबर, सारी महिलाओं को हम बराबर कंडीशन में नहीं दे सकते हैं। जहाँ अपर कास्ट की महिलाएं ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, ज़्यादा उनके पास राइट हैं, वहीं लोअर कास्ट की महिलाओं को कम प्रिविलेज हैं। उसी तरह दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो रेस के कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना पड़ेगा, एथनिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना पड़ेगा। जैसे ब्लैक महिलाएं हैं, वाइट महिलाएं हैं, तो वाइट महिलाओं को क्या है, ज़्यादा राइट्स मिले। जैसे आपको फर्स्ट वेव देखा गया कि सिर्फ वाइट महिलाएं, और वाइट में भी क्या था, अपर क्लास की महिलाएं, जो ऊपर की श्रेणी की महिलाएं थी, उन्होंने ही मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने ही राइट्स की बात की। बाकी लोग क्या किए, एज इट इज चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते थे, मान लेते थे कि जो चल रहा है वो सही है। तो जो थर्ड वेव है, एक तो बात करता है फेल्योर का, जो सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव का जो फेल्योर था, जो अधिकार हमें सेकेंड वेव में नहीं मिले वो अधिकार हमें आगे अब मिलने चाहिए। और इसके अलावा वो बात करता है कि परसेप्शन जो है वो चेंज होना चाहिए, और परसेप्शन एक नया परसेप्शन बिल्ड करता है कि जो महिलाएं हों वो एक नहीं है, बल्कि उनके अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, अलग अलग एथनिसिटी हो सकते हैं, अलग अलग नेशनलिटीज हो सकते हैं, अलग अलग उनके रिलीजियस व्यू हो सकते हैं, और अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड की हैं। तो उनको डाइवर्स ग्रुप के रूप में हमें देखना चाहिए, और डाइवर्स ग्रुप में जहाँ भी उनके खिलाफ असमानताएं हैं, भेदभाव हैं, उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में समझ के उसको सॉल्व करने की हमें कोशिश की जानी चाहिए। तो ये आपका वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट की, उसका ये जो 3 मूवमेंट था ये था। आपको कुछ जो हमारे, आपने नाम सुना होगा सिमोन दो बुआ, वो एक फेमिनिस्ट
रिफॉर्मर थी, जो फ्रेंच राइटर भी थी, फिलोसफर भी थी और फेमिनिज्म के काम करने वाली थी। उन्होंने 1908 से लेके मतलब उनका लाइफ जो था 1908 से 1986 तक था, और वो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट में एक जानी मानी नाम है सिमोन दे बुआ। उनकी जो किताब की नाम है स्त्री उपेक्षिता, हिंदी में किताब का नाम है स्त्री उपेक्षिता और इंग्लिश में द सेकेंड सेक्स। वो फेमिनिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाती हैं और फेमिनिज्म की बात करती हैं। जो सिमोन दे बुआ का मानना है कि स्त्री पैदा नहीं होती है बल्कि उसे बनाया जाता है। वो बोलते हैं कि कोई भी बच्चा पैदा होता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये इनका मानना है कि हम उसको जैसा बनाना चाहेंगे वो वैसा ही बनेगी। वो समाज द्वारा बनाई जाती है, उसको समाज द्वारा महिला बनाया जाता है और महिला के उसमें जो हम एक गुण क्रिएट किए हुए हैं हमारे अंदर, क्या एक स्टीरियोटाइप इमेज बना हुआ है कि महिलाओं के अंदर ऐसा होता है, महिलाएं ऐसे कर सकती हैं, महिलाएं वैसा कर सकती हैं, पुरुष दूसरे काम कर सकते हैं, पुरुष ऐसे काम कर सकते हैं, पुरुष आर्मी में जा सकते हैं, महिलाएं नहीं जा सकती हैं। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स है, ये सिमोन दे बुआ बोल रही हैं कि ये बनाया हुआ है, ये पुरुष द्वारा बनाया हुआ है, पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों द्वारा ये बनाया हुआ है। और ये बोल रहे हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती है, स्त्री खुद से स्त्री पैदा नहीं होती है, बल्कि स्त्री हमें समाज द्वारा बनाया जाता है। समाज जो है स्त्री का निर्माण करता है और उसके कैरेक्टर का निर्माण करता है, उसको स्टीरियोटाइप्स जो उसका जो गठन है वो समाज द्वारा किया जाता है। इनके अनुसार जो स्त्रियोचित गुण दरअसल समाज व परिवार द्वारा लड़की में भरे जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि स्त्रियोचित जो गुण है वो बच्ची जो पैदा होती है तो उसके द्वारा उसके अंदर समाज द्वारा भरे जाते हैं। जैसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो हम, जैसे लड़की और लड़का है तो उसके खिलौने में भी फर्क होते हैं। जैसे कोई लड़की होती है तो उसको हम गुड़िया देते हैं, उसको हम खाना बनाने के छोटे छोटे सामान देते हैं जिससे हम उसको खेलना सिखाते हैं। और अगर लड़का होता है तो उसको गन पकड़ा दिया जाता है या कार दे दिए जाते हैं, हेलीकॉप्टर दे दिए जाते हैं खिलौने के रूप में। तो ये फर्क बताती हैं कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम एक लड़की को लड़की बनाते हैं और उसको उसी रूप में, उसको स्त्रियोचित जो गुण है उसके अंदर हम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि वो सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, वो तेज नहीं बोल सकती हैं, ऊंची आवाज में नहीं बोल सकती हैं, लड़कों का काम है तेज आवाज में बोलना। और जो है तो इस तरह की बातें जो है ये सिमोन दे बुआ अपने जो राइटिंग है स्त्री उपेक्षिता, जो सेकेंड सेक्स उनकी जो इंग्लिश में उसका नाम है सेकेंड सेक्स, उसमें उठाने की कोशिश करती हैं। और ये बोलते हैं कि लड़की में ये गुण भरे जाते हैं क्योंकि वह वैसे ही जन्म लेती है जैसे पुरुष, और उसमें भी वे सभी क्षमताएं, इच्छाएं, गुण होते हैं जो कि किसी लड़के में होती है। वो बोलते हैं कि हमें जो स्त्रियोचित गुण हैं वो समाज और परिवार द्वारा लड़की के अंदर भरे जाते हैं। लड़की में वो सारे गुण होते हैं जो पुरुष में होते हैं, उसमें वो सभी क्षमताएं होती हैं, वो सभी इच्छाएं होती हैं, उस सब कुछ होता है जो एक लड़के में होता है। पर हम उसको ऐसा ट्रेंड करते हैं, ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि वो उसको हम अलग तरीके से देखते हैं, अलग बनाने की कोशिश करते हैं। तो इनका ये है कि स्त्री पैदा नहीं होती है, उसको बनाई जाती है। 1970 में फ्रांस के स्त्री मुक्ति आंदोलन में सिमोन दे बुआ का भागीदारी जो है एक महत्वपूर्ण इन्होंने रोल प्ले किया। इनके अनुसार पुरुष औरतों को वस्तु समझते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, एज ए वस्तु समझते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है। सिमोन दे बुआ बोलते हैं कि पुरुष जो है औरतों को एक एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, उनका कोई मूल्य नहीं समझ रहे हैं। इनके ऐसा तब हो रहा है जब, ये बोलते हैं कि ऐसा तब हो रहा है जब हम पूरी मानव जाति के आधी आबादी में है, तब हमारे साथ ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। तो एक क्रांतिकारी इनका एक कदम था, जो इनकी आर्टिकल थी, जो इनकी राइटिंग थी, उसने फेमिनिस्ट मूवमेंट को पूरे दुनिया में फैलाने में एक बड़ा रोल प्ले किया। एक रोल मॉडल बनी फेमिनिस्ट मूवमेंट का सिमोन दे बुआ, और इनके बुक का नाम था स्त्री उपेक्षिता। उपेक्षिता का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है द सेकेंड सेक्स। आगे हम जो अब डिस्कस करने वाले हैं कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 1945 में बनाया गया, उसमें क्या कहा गया, उसके अकॉर्डिंग फीमेल को लेके या वीमेंस को लेके क्या अधिकार दिए गए हैं, किस तरह के राइट्स की बात की गई है, उसमें क्या क्या नए नए अमेंडमेंट्स आए, क्या चेंज आया। क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन है उसको पूरा दुनिया फॉलो करता है, उसके पूरे दुनिया मेंबर है, उसको 192 मेंबर्स जो कंट्रीज हैं उसके मेंबर्स हैं। और जो
लॉ यूएन बनाता है उसको सारे दुनिया के कंट्रीज को फॉलो करना पड़ता है। तो एक बड़ा कदम होता है यूएन, अगर कोई भी कदम उठा रहा है तो उसके पूरे दुनिया पे प्रभाव पड़ता है। तो अब जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात आती है, लैंगिक समानता की बात आती है, वुमेन्स राइट की बात आती है, तो वहाँ पे सवाल उठता है कि संयुक्त राष्ट्र में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या कदम उठाए गए हैं और उसने क्या परिवर्तन लाए। तो अब हम इसकी बात करेंगे कि महिला अधिकार को लेकर यूएन ने क्या कदम उठाए। तो हम देखते हैं कि यूएन का सपोर्ट जो है महिला अधिकार को लेकर, यूएन का स्थापना आपको पता है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद दुनिया को नए तरीके से चलाने के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। पहले लीग ऑफ नेशन था, लीग ऑफ नेशन के खत्म होने के बाद यूएन की स्थापना की गई थी। लीग ऑफ नेशन आप जानते हैं कि सक्सेस नहीं रहा था, जिसकी स्थापना पूरे दुनिया को चलाने के लिए की गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई और ये माना गया कि यूनाइटेड नेशन ही जो वर्ल्ड के इश्यूज हैं उसको देखने का प्रयास करेगा। तो यूएन के अनुसार यूएन जो है महिला अधिकारों को के सपोर्ट में 1945 से ही रहा है। संगठन के फाउंडिंग जो चार्टर है, जो संगठन बनाया गया था जब 1945 में, तो उसके एक चार्टर आया, उसके आर्टिकल 1 जो फर्स्ट आर्टिकल है उसके अनुसार टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसमें लिखा गया है फर्स्ट आर्टिकल 1 में यूएन के फाउंडिंग चार्टर में कि टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन प्रोमोटिंग एंड इनकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फॉर फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन एज टू रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। मतलब इसमें क्लियरली मेंशन है यूएन के चार्टर में पहले आर्टिकल 1 में कि किसी से भी ह्यूमन राइट्स के अगर जहाँ पे भी बात आएगी, फंडामेंटल फ्रीडम की बात आएगी, फंडामेंटल राइट्स की बात आएगी, तो वहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके बेस पे? रेस के बेस पे, सेक्स के बेस पे, सेक्स मतलब जेंडर के बेस पे, मेल और फीमेल, लैंग्वेज के बेस पे, भाषा के बेस पे, वो दुनिया के कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हों, कोई भी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हों, कोई भी रेस के, ब्लैक हों, वाइट हों, ब्राउन हो, इनके बीच में कोई भी भेदभाव हम इनके आधार पे नहीं करने देंगे, बल्कि सबको जो है बराबर एक समान जो है मानव अधिकार मिला हुआ है। यूएन के प्रथम वर्ष में ही, फर्स्ट ईयर में ही, मतलब 1945 में ही इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो इसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल था यूएन का, उसने महिलाओं की स्थिति को जानने के लिए कमीशन की स्थापना की। एक कमीशन बैठाया कि महिलाओं की स्थिति क्या है। यूएन के चार्टर एक्ट में आपने पढ़ा कि उसने बोला कि रेस, सेक्स और लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है और कोई भी हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं। यूएन के जो फर्स्ट ईयर में, इसी साल में, जो इसके इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसने महिलाओं की स्थिति को जानने के लिए कमीशन की स्थापना की। एक कमीशन बैठाया 10 दिसंबर 1948 को जनरल असेंबली द्वारा यह घोषणा की गई कि जनरल असेंबली ने अनाउंस किया 10 दिसंबर 1948 को कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर बर्न फ्री, सभी मानव जाति जो है फ्री और इक्वल हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर बर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, सबको डिग्निटी का अधिकार है, अपने डिग्निटी के साथ जीने का, और जो है राइट का अधिकार है। एंड दैट, और उसमें उसने ऐड किया कि एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम सेट फोर्थ इन दिस declaration without distinction of any kind of such as race, color, sex, language and religion, birth और other status, मतलब किसी के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक ये जो डिक्लेरेशन था, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं, 10 दिसंबर 1948 को, इसमें बोला गया कि सबको समान अधिकार दिया गया है और सबको अपने डिग्निटी के साथ और अपने अधिकार के साथ जीने का अधिकार है। सबको इक्वल राइट है, सबको इक्वल अधिकार है, सबको जो है राइट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको बराबर का अधिकार है और किसी को भी रेस के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर या कलर के आधार पर या सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 1970 के दशक में नारीवादी आंदोलन अपने पीक पर था। 1970 हम देख रहे हैं कि सेकेंड वेव का जो है मिड पार्ट था और थर्ड वेव जो है स्टार्ट होने वाला था, जो 1990 से स्टार्ट हुआ और उसके कुछ लक्षण हमें इस टाइम से दिखने लगे थे।
उसी समय जनरल असेंबली, जो यूएन का जनरल असेंबली था, आम सभा जो था, 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, फर्स्ट टाइम जो है पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया 1975 को। 1975 वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर की घोषणा की गई। और पहला विश्व महिला सम्मेलन, जो फर्स्ट विश्व महिला सम्मेलन था, उसका आयोजन जो है मैक्सिको सिटी में किया गया। मैक्सिको सिटी में किया गया पहली विश्व महिला सम्मेलन का आयोजन मैक्सिको सिटी में किया गया। इसके तुरंत बाद 1976 से लेकर 1985 के वर्ष को यूएन डिकेड फॉर दी वुमेन, मतलब यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर दी वुमेन घोषित किया गया, जो महिला दशक के रूप में इसको घोषित किया गया 1976 से लेकर 1985 तक। और इसके लिए कोष की भी स्थापना की गई, जिसके लिए फंड जनरेट करने की बात की गई, ताकि उनके लिए आगे जो है मूवमेंट चलाया जा सके, या जहां भी जरूरत हो वहां लीगल एडवाइजर के रूप में लोगों को मुहैया कराया जा सके, उनकी राइट की बात की जा सके पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो ये हम देख रहे हैं कि 1970 और 80 का जो टाइम है वो एक इम्पोर्टेंट टाइम है, जहाँ पे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया 1975 को। और जो फर्स्ट महिला सम्मेलन था, जो वर्ल्ड का फर्स्ट महिला सम्मेलन था, उसका आयोजन जो है मैक्सिको सिटी में किया गया। और जो 10 साल, एक दशक था 1976 से 1985 के दशक को महिलाओं का दशक माना गया, वो महिलाओं के लिए माना गया, और इसके लिए कोष की भी स्थापना वहां पे की गई। 1979 में जनरल असेंबली एडॉप्टेड द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वीमेन। एक जो जनरल असेंबली था यूएन का, वो 1979 में कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वीमेन, एक कन्वेंशन को अडॉप्ट किया, जिसमें किसी भी तरह के महिलाओं के साथ किसी भी तरह के भेदभाव हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो है इसमें बात की गई कि उसको किसी भी तरह से हमें मानना नहीं चाहिए, वो चाहे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, उसको 1979 में यूएन के जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया। इसको महिला अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिल के तौर पे भी माना जाता है कि ये जो है ये जो CEDAW था, एक तरह से महिला अधिकारों का बिल था, जो एक कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन जो था, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय बिल के तौर पे माना गया महिला अधिकारों के लिए। तो एक नया परिवर्तन था 1979 में। इसके आर्टिकल 30, आर्टिकल जो 30 थे जनरल असेंबली के, जो आर्टिकल 30 जो ये CEDAW जो लाया गया, जो एडॉप्ट किया गया जनरल असेंबली के द्वारा, इसके आर्टिकल 30 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को डिफाइन किया गया। उसको बताया गया कि कौन से भेदभाव होंगे जिसको माना जाएगा कि ये महिलाओं के खिलाफ भेदभाव हैं, और उसको अलग तरीके से उसकी व्याख्या की गई, उसको डिफाइन किया गया। इसको खत्म करने के लिए एजेंडा सेट किया गया। इसको डिफाइन ही नहीं किया गया, बल्कि उस डिस्क्रिमिनेशन को समझने का प्रयास किया गया, और उसको खत्म करने के लिए एक एजेंडा सेट किया गया यूएन के जनरल असेंबली के द्वारा। मैक्सिको सिटी के कॉन्फ्रेंस के 5 साल बाद, जो पहला कॉन्फ्रेंस आपको बताया था मैं कि प्रथम विश्व महिला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो मैक्सिको सिटी में हुआ था 1975 में। उसके 5 साल बाद, मतलब 1980 में कोपहेगन में सेकेंड विश्व महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वुमेन ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टी, महिला ऑनरशिप और प्रॉपर्टी के कंट्रोल को इंश्योर करने की बात की गई। जो दूसरा सम्मेलन था उसमें महिला के ऑनरशिप और प्रॉपर्टी के राइट को इंश्योर करने की बात, सेकेंड जो कोपहेगन सम्मेलन था, द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन, उसमें ये बात की गई। 2 जुलाई 2010 यूएन जनरल असेंबली, जो यूएन का जनरल असेंबली था, उसने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक सिंगल यूएन बॉडी बनाने की मांग की, जो कि यूएन एंटिटी फॉर जनरल इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, जो 2 जुलाई 2010 को जनरल
असेंबली, यूएन के जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा सिंगल यूएन बॉडी, मतलब एक ऐसी सिंगल बॉडी की बनाने की बात की गई जो महिला अधिकारों के लिए बात किया करेगा, वो उसको अडॉप्ट किया गया 2 जुलाई 2010 को। पहले क्या था, अलग अलग बॉडीज हुआ करती थी, पर अब उसको हटा के उसके स्थान पे सारों को मिला के एक बॉडी बनाने की बात की गई। उसका नाम था यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, अथवा यूएन वुमेन्स, यूएन यूनाइटेड नेशन वुमेन्स के नाम से ये संस्था बनाई गई। तो ये आपका जो अभी हम बात कर रहे थे कि यूनाइटेड नेशन में क्या प्रावधान किए गए, क्या नए रूल अडॉप्ट किया गया इसको लेके, तो ये जो है बात अभी हम कर रहे थे। अगला हम चर्चा करेंगे वो है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट इंडिया में कैसे शुरू हुआ, इंडिया में उसका क्या नेचर था, कब से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्या उसका नेचर था। तो ये हम 2 मिनट के ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम अगले फेज की बात करते हैं। इसमें जब अभी तक हम बात कर रहे थे कि पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, पूरे दुनिया में या यूरोप में, अमेरिका में किस तरह से फेमिनिस्ट मूवमेंट चालू हुए और उसका क्या नेचर था, उसका क्या स्वरूप था, वो कैसे जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट जो किस तरह का था, उसमें किस तरह के राइट्स के बारे में बात की गई, क्या नए नए सुधार किए गए, क्या नए नए चेंज किए गए। जैसे मैंने फर्स्ट वेव के बारे में बताया, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में बताया, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में बताया। इसके अलावा जो हम चर्चा कर रहे थे यूनाइटेड नेशन के अनुसार कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर एक्ट में या जनरल असेंबली में क्या क्या घोषणाएं की गई, कब कब क्या क्या रिफॉर्म किया गया, क्या क्या नए नए कानून बनाए गए फेमिनिस्ट मूवमेंट को लेके, और उस पर किस तरह से असर पड़ा फेमिनिस्ट मूवमेंट जो चल रहा था वहाँ पे पूरे यूरोप में, अमेरिका में, उसका यूनाइटेड नेशन पे किस तरह से प्रभाव पड़ा, ये आपने देखा और समझा। अगले क्लास में हम अगला जो हमारा टॉपिक है, इसका सब टॉपिक जो है, सब थीम है फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। फेमिनिस्ट मूवमेंट का शुरुआत भारत में कैसे हुआ। जब हम फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन के तौर पे हमें इसको देखना पड़ेगा कि किस तरह के सामाजिक रिफॉर्म हुए, सोशल रिफॉर्म हुए, कल्चरल रिफॉर्म हुए फेमिनिस्ट मूवमेंट को, उसके संदर्भ में हमें इसको देखना पड़ेगा। महिलाओं के अधिकारों को लेकर एवं जेंडर इक्वालिटी को लेकर जो थ्योरीज, इसके अलावा एक तो हम देखते हैं कि सोशल, कल्चरल और रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे उस समय फेमिनिस्ट मूवमेंट को, वो तो चल ही रहे थे। इसके अलावा नए नए थ्योरीज और फिलॉसफी भी आ रहे थे जो जेंडर को डिफाइन कर रहे थे, जो फेमिनिज्म को डिफाइन कर रहे थे, जो इक्वालिटी को डिफाइन कर रहे थे, जो जस्टिस को, इक्विटी को और फेटर्निटी को डिफाइन कर रहे थे। तो ये क्या थे, इसके बारे में जो है हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर मोटे तौर पे हम देखें तो भारत में नारीवादी जो आंदोलन है वो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद 2 कालखंडों में विभाजित किया जाता है, 2 पीरियड्स में बांटा जाता है। एक तो प्री इंडिपेंडेंस और दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस 1947 के पहले का जो टाइम था, उसमें फेमिनिस्ट मूवमेंट का क्या नेचर था, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से उसका विकास हुआ, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके भी कई पार्ट में उसको हम बांट कर देखेंगे। और दूसरा जो मोटा मोटी जो काल हम बांटे हैं वो 1947 के बाद जो आपके प्रो इंडिपेंडेंस का जो टाइम था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम आते हैं आपको 1947 से पहले। तो इसमें हम इसको देखते हैं 1947 के पहले का जो फर्स्ट फेज था वो 1850 से लेके 1950 1915 1850 से लेके 1915 के बीच के टाइम को हम जो है प्री इंडिपेंडेंस के फर्स्ट फेज मान रहे हैं। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन से होती है। इस समय हमारे समाज के वैसे लोग जो पश्चिम से प्रभावित थे, कई नाम आप लोग जानते होंगे क्योंकि अब इंडिया की बात हो रही है, तो आपको कई ऐसे नाम होंगे या कई ऐसे रिफॉर्म होंगे जो आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे होंगे या नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे होंगे या आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे होंगे। तो उसमें आप ऐसे कई नाम जानते होंगे जो इस मूवमेंट में शामिल थे या जो हमारे नेशनल मूवमेंट में शामिल लोग थे। वो कहाँ से
इनके ऊपर किसका प्रभाव था? इनके ऊपर हमने पहले वेस्ट को इसीलिए पढ़ा कि फेमिनिस्ट जो मूवमेंट चल रहा था उस पे वेस्ट का एक बड़ा रोल होता है, पश्चिमी सभ्यता का, संस्कृति का एक बड़ा रोल होता है। हमारे यहाँ जो लोग पढ़ के आए, वो जो लोग पश्चिम से पढ़ के आए, जो वेस्ट से एजुकेटेड थे, जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का थ्योरी था, या जो रशियन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था, या जो अमेरिकन रेवोल्यूशन, या फिर जेंडर वुमेन्स इक्वालिटी को लेके जो वहाँ पे महिलाओं के आंदोलन चल रहे थे, महिलावादी नारीवादी जो आंदोलन चल रहे थे वहाँ पे, उसका प्रभाव उनके शिक्षा पे था, उनके रहन सहन पे, जो वहाँ पे पढ़े हुए थे उनके ऊपर था, जो इंडियंस जाके वहाँ पे पढ़े हुए थे। तो उन्होंने ही हमारे जो इंडिया का जो फर्स्ट वेव का मूवमेंट है वो उनके द्वारा लीड किया गया था, जिसके बारे में हम डिटेल से अभी चर्चा करेंगे। तो उनके ऊपर पश्चिमी जो विचारधारा थे, जो पश्चिमी विचार था, पश्चिमी विचार क्या था? लिबर्टी का, इक्वालिटी का, फेटर्निटी का। तो इन विचारों का उनके ऊपर प्रभाव था, उन्होंने समाज सुधार के लिए प्रयास किए। इन विचारों से प्रभावित होकर जो लोग आए, उस लोग यहाँ पे क्या किए? समाज सुधार के लिए प्रयास किए। यह समय औपनिवेशिक विचारधारा का भारतीय समाज पर वर्चस्व का था। एक ऐसा समय था, एक ऐसे समय की, एक ऐसे फेज की हम बात कर रहे थे जहाँ पे कॉलोनियल आइडियोलॉजी, जो कॉलोनियल आइडियोलॉजी था, उसी का डोमिनेंस है हमारे सोसाइटी पे। वो क्या है? वो एक तरह से डोमिनेंस कर रहा है हमारे सोसाइटी पे। इंग्लिश एजुकेशन का डोमिनेंस था, कॉलोनियल कल्चर को हम एडॉप्ट कर रहे थे, तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव था। और इसी समय एक बात चल रही थी, जब हम एक तो हम इनर डोमेन और आउटर डोमेन की बात करते हैं कि हमारा जो इनर डोमेन है वो हमारी महिलाएं हैं, हमारा घर है, और आउटर जो डोमेन है वो हमारा बाहर का संसार है, जो बाहर की दुनिया है। हम उसमें चेंज की बात कर रहे हैं, हम नए नए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम रेलवे की बात कर रहे हैं, हम जो नए सुधार हो रहे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हो रहा था उसकी बात कर रहे थे, हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, उसमें जो रिफॉर्म हो रहे थे उसकी बात कर रहे थे। इन सारे जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स थे उसको हम बोल रहे हैं कि वो जो है आउटर डोमेन है, उसको हम आउटर डोमेन मान रहे हैं। और जो हमारा इनर डोमेन है, जो हमारा कल्चर है, जिस कल्चर को हम महिलाओं को क्या करें, महिलाओं को हमने कल्चर का पार्ट माना कि हमारे कल्चर की एक पार्ट है महिलाएं, जिसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बल्कि वो हमारे जो कल्चर चला आ रहा है, पुराने जो ट्रेडिशन है, जो हमारे कल्चर है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको फर्दर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो एक नया उस समय डिबेट चल रहा था, हमारे जो राष्ट्रवादी आंदोलनकारी थे उसमें हिस्सा ले रहे थे, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, और उसकी बात कर रहे थे कि किस तरह का चेंज किया जाए, क्या हमारे इनर डोमेन में जो हमारी महिलाएं हैं उनको चेंज किया जाए, उनको पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से क्या बदला जाए, पश्चिमी सभ्यता को एडॉप्ट कर लिया जाए, फैमिली को उसी अकॉर्डिंग में रखा जाए, या हम सिर्फ बाहर से परिवर्तन करें और अपनी महिलाएं, अपनी बच्चियों को हम ऐसा शिक्षा दें, ऐसे रखें जो हमारे रीति रिवाज, जो हमारे परंपराओं के अनुसार चल रहा हो। तो ये उस समय डिबेट चल रहा था। अब सवाल उठता है कि क्या जो ये फर्स्ट फेज का मूवमेंट चल रहा है इंडिया में, एक तरह से फेमिनिस्ट मूवमेंट को लेकर पहला फेज था, जो 1800 आप देख रहे हैं कि 1850 से 1915 का जो काल था, जो 19वीं सेंचुरी का काल था, जो 20वीं सेंचुरी का काल था, फर्स्ट टाइम में एक पहला जो फेज था। और इसमें पैट्रियार्कियल जो स्ट्रक्चर था हमारे पास, जो पैतृक सत्तात्मक स्ट्रक्चर था, जो व्यवस्था थी, उसको रेडिकली चेंज नहीं किया इस मूवमेंट ने। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनर डोमेन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारी महिलाएं या हमारा समाज जो है वो ब्रिटिश प्रभाव में आए, वो यूरोपीय प्रभाव से प्रभावित हो और हम उसको चेंज करें, बल्कि उस समय जो पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित लोग थे वो भी चेंज करना चाहते थे। उसके भी कई लिमिटेशंस थे जिसकी हम चर्चा करेंगे, जैसे राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक। तो ये लोग परिवर्तन चाह रहे थे, पर इसमें भी सवाल उठता है कि वो किस तरह के परिवर्तन चाहते थे। दूसरा तो एक फेमिनिस्ट जो मूवमेंट चलाने वाली जो महिलावादी जो बाद में आई, उन्होंने भी इस पे सवाल किया, जो इतिहासकार हुए उन्होंने सवाल किया कि चेंज की बात कौन कर रहा था, चेंज की बात क्या महिला कर रही थी या चेंज की बात सिर्फ पुरुष कर रहे थे। पुरुष ही मूवमेंट को आगे चला रहे थे और वो अपने तरीके से आगे चला रहे थे, वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि एक महिला को क्या राइट चाहिए होता है, किस लेवल तक चाहिए होता है, बल्कि वो एक तरह ट्रेडिशन की भी बात कर रहे हैं, एक तरह अपने परंपरा की भी बात कर रहे हैं,
वो कल्चर की भी बात कर रहे हैं और एक तरफ चेंज की भी बात कर रहे हैं, शिक्षा की भी बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। तो ये क्या एक तरह से उनके लिए कंफ्यूजिंग था कि वो किस लेवल तक चेंज चाहते हैं, कहाँ तक चेंज चाहते हैं, कौन से अधिकार की बात करें, कौन से अधिकार की बात ना करें। क्योंकि एक तरफ हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन और दूसरी तरफ मॉडर्निटी, दोनों के बीच में क्लैश का टाइम था। ये टाइम जो था दोनों के बीच में क्लैश का टाइम था। हम इससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे कि हम किस चीज को छोड़ें और किस चीज को अडॉप्ट करें। तो दोनों के बीच का रास्ता अपनाने की हम जो है हमारे जो समाज सुधारक थे या जो सोशल रिफॉर्मर थे उस समय बात कर रहे थे। इसके अलावा बात हो रही थी कि उस समय जो इंस्टीट्यूशन बने, जो महिलाओं को काम करने के लिए जो संस्थाएं बनी, जो विचारधाराएं थी, वो इंस्टीट्यूशन क्या था कि जो समाज सुधारक थे, जो यूरोप के वेस्टर्न आइडियोलॉजी से पढ़े हुए प्रभावित जो समाज सुधारक थे, उनकी या तो पत्नियां होती थी जो इंस्टीट्यूशन बनाती थी या उनकी वाइफ होती थी। तो इन लोगों ने मिलकर इंस्टीट्यूशन बनाए। और अब बात हो रही है कि जब उनकी वाइफ और पत्नियां इंस्टीट्यूशन बना रही थी तो वो इंस्टीट्यूशन वो रेडिकल स्टेप नहीं ले पा रहा था, जो रेडिकल स्टेप हम यूरोप में या अमेरिका में सिमोन दे बुआ या और जो लोग थे वहाँ पे जो जिस तरह की राइटिंग कर रहे थे, जो जिस तरह से रेडिकल चेंज की बात कर रहे थे, जिस समय हेल्थ और मेडिसिन में नए पिल को अप्रूव करने की बात की गई, उस तरह के रेडिकल चेंज का इंडिया में उस समय हमें देखने को नहीं मिलता है। उस डायरेक्शन में यहाँ पे जो है कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए वो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स के इर्द गिर्द ही घूमते रहे और उन्हीं के द्वारा ही प्रभावित होते रहे। इस कारण से महिला अधिकारों की जो बात कर रही थी उस समय वह भी पुरुषों के ही भाषा बोल रही थी। मतलब रिफॉर्म की बात तो चल रही थी पर वो लैंग्वेज क्या था, वो लैंग्वेज पुरुषों की थी, वही रिफॉर्म करना चाहते थे। बल्कि महिलावादी जो रिफॉर्मर थे वो आगे आके अपने तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। एक इतिहासकार हैं राधा कुमार के अनुसार गांधी द्वारा भी जो महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने की बात की गई थी, लेकिन वह भी उनके काम जो घरेलू काम थे उसी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। राधा कुमार बोल रहे हैं कि गांधी ने नेशनल मूवमेंट में जुड़ने की बात तो की, लेकिन नेशनल मूवमेंट में जुड़ने के साथ भी वो उनको फ्रंट लाइन पे जगह नहीं दे रहे हैं। फ्रंट लाइन पे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बात कर रहे हैं कि वो घर से ही काम करें, घर की काम करें, जिससे हमें नेशनल मूवमेंट में भागीदारी उनकी बनी रहे। पर वो अलग से काम करने की बात नहीं कर रहे हैं, महिला पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के बात करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये राधा कुमार जो हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है। शिक्षा भी दी गई तो एक अच्छा पत्नी बनने की या एक अच्छा बीवी बनने की, एक अच्छा माँ बनने की। अगर हम उस समय एजुकेशन की बात करें, कॉलोनियल एजुकेशन की बात करें, तो आप देखेंगे कि जो मिशनरीज भी आए महिला एजुकेशन में, अगर सबसे बड़ा किसी ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में काम किया तो वो क्रिश्चियन मिशनरी थे। पर सवाल उठता है कि वो किस तरह की एजुकेशन की बात कर रहे थे। आपको पता होगा कि नर्स बनने की शिक्षा दी जाती थी वो महिलाओं को दी जाती थी, जो प्रथा आज तक चली आ रही है। इसके अलावा आपको पता होगा कि सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, बायोलॉजी की जो शिक्षा दी जाती थी वो महिलाओं को दी जाती थी। मैथमेटिक्स महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता था, फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाता था। तो एक तरह से सिलेबस करिकुलम भी, जब आप 19वीं शताब्दी का करिकुलम देखेंगे तो आप सीधे सीधे डिस्टिंक्शन समझ सकते हैं कि एक जो लड़कियों की शिक्षा है, जो लड़कियों का करिकुलम है, जो उनका सिलेबस है, वो कैसे अलग है पुरुषों के करिकुलम और सिलेबस से। उनका लैंग्वेज, उनका कंटेंट, वो सारी चीजें कैसे अलग हैं, वो किस तरह से हमें अलग देखने को मिलता है। उनके सिलेबस में क्या उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको क्या बनाने की बात की जा रही है, उनको एक अच्छा माँ बनाने की बात की जा रही है, जो अपने बच्चों का केयर कर सके, उसको समझ सके, उसको उसका पालन और पोषण कर सके, जो एक अच्छी बीवी बन सके। तो एक नया हम जो है चेंज देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो एजुकेशन की बात हो रही है, एक तरफ रिफॉर्म की बात हो रही है, पर ये किस तरह का रिफॉर्म था? क्या ये वेस्ट की तरह रिफॉर्म था जहाँ पे एक बराबर समानता की बात की जा रही है? यूएन के चार्टर एक्ट में भी हम देख रहे हैं कि बराबर समानता की बात की जा रही है। फिर अलग तरीके का सिलेबस क्यों बनाया जा रहा है? अलग तरीके के कॉलेज क्यों खोले जा रहे हैं? अलग तरीके के स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं जो लड़कियों को अलग तरीके की शिक्षा दें? तो वो नेशनलिस्ट द्वारा भी किए जा रहे थे, वो मिशनरी द्वारा भी किया जा रहा था। हालांकि मिशनरी का
योगदान ये रहा है, हम मान सकते हैं कि मिशनरी ने भारतीय शिक्षा, बेसिकली महिलाओं की शिक्षा के लिए एक बड़ा रोल प्ले किया। उसने अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए, अलग अलग कॉलेज खोले, अलग अलग स्कूल खोले, जिसमें उन्होंने शिक्षा देना स्टार्ट किया। पर बात यही वहीं पर अटक जा रही है कि फिर जो ट्रेडिशन है उसकी बात हमेशा आ रही है कि ट्रेडिशन क्या कहता है, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही हमें जो कस्टम है, हमारा ट्रेडिशन है, उसको हम पूरी तरह से पीछे नहीं छोड़ सकते हैं महिला अधिकारों के लिए या महिला समानता के लिए। उसको हम लेके साथ में चलना चाहते हैं। एक तरफ हम रिफॉर्म भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम महिला समानता की भी बात कर रहे हैं, तो दोनों साथ साथ में यहाँ पे चल रहा है। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इनका एक आर्गुमेंट था सती प्रथा को लेकर। आपको पता होगा कि 1828 में विलियम बेंटिक के टाइम में सती प्रथा को एबॉलिश किया गया था एक्ट के द्वारा। उस समय सती प्रथा अपने चरम पे था और राजा राम मोहन रॉय ने इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया था। उस समय कई एजेंसी थी जो डिबेट चल रहा था सती को लेके। एक तरफ तो हमारे रिलीजियस लीडर थे जो हमारे ट्रेडिशन और कस्टम के अकॉर्डिंग बोलते थे कि सती प्रथा को बैन नहीं किया जाना चाहिए, वो हमारे कल्चर में है, हमारे ट्रेडिशन में है, हमारी हिंदू प्रथा के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो उनको बोला जाता है कि वो एक तरह से कंजर्वेटिव लोग थे जिन्होंने इस पे बैन लगाने के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ गए। और एक तरफ अंग्रेज थे जो रिफॉर्म चाहते थे। अंग्रेजों का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उनका बहुत बड़ा योगदान नहीं था कि हम रिफॉर्म चाहते हैं। उनका पहला जो मोटिव था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इंडिया में इकोनॉमिक प्रॉफिट था। फाइनेंशियल रूप से अपने आप को स्ट्रांग बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना और इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाना था। उनका जो मेन पर्पस था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो इकोनॉमिक प्रॉफिट था। जो थोड़ा बहुत सोशल रिफॉर्म चल रहे थे वो प्रेशर में चल रहे थे और वो दिखाने के लिए चल रहे थे कि हम एक जो है कल्चरल मिशन पे हैं, हम एक सिविलाइजिंग मिशन पे हैं। तो उन्हें ये भी दिखाना था कि हम सिविलाइजिंग मिशन पे हैं। उनको ये भी दिखाना था कि जो यहाँ के कंजर्वेटिव लोग हैं उनको भी खुश करना था कि हम आपकी बात मान रहे हैं, आप जैसे कर रहे हैं वैसे भी हम चलेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि जो लॉ बना था वो हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग से बना था। जो हिंदू लॉ होता था हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार चलता था कॉलोनियल टाइम में भी, और जो मुस्लिम लोग थे वो शरीयत के अकॉर्डिंग चलते थे। और उनकी व्याख्या जो है या तो उलेमा करते थे या बनारस के पंडित करते थे। उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे जो है कानून और नियम कानून बने हुए थे। और जो प्रॉपर्टी लॉ थे, जो संपत्ति के कानून थे, जो संपत्ति के कानून बनाए गए थे, वो अंग्रेजों को द्वारा अपने अनुसार बनाए गए थे, अपने सहूलियत के अनुसार बनाए गए थे। तो जो दूसरा लॉ था जो हमारे सोसाइटी के लिए था, जो हमारे कल्चर के लिए था, वो हमारे ट्रेडिशन, हमारे रिलीजियस बिलीफ पे आधारित था। तो यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि फिर जब हम कस्टम की बात करते हैं, जब हम ट्रेडिशन की बात करते हैं, तो वहीं पे महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन की भी बात आती है कि हम फिर उसमें चेंज कैसे करें। अगर हम मॉडर्न लॉ लाते हैं तो हम इक्वल लॉ की बात कर सकते हैं, इक्वल राइट्स की बात कर सकते हैं, इक्वालिटी की बात कर सकते हैं। और जब हम रिलीजियस बेस पे लॉ की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। उस समय सती प्रथा को भी लेकर यही प्रॉब्लम आ रही थी कि क्या परिवर्तन किया जाए, किस तरह से चेंज किया जाए, क्या कानून बनाया जाए, इसको हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए। तो सवाल अंग्रेजों के ऊपर भी उठाया गया कि जब आप सिविलाइजिंग मिशन की बात करते हैं, जब आप मॉडर्निटी की बात करते हैं, आप नए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप सिविलाइज करने की बात कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि हम रिफॉर्म करने जा रहे हैं, सुधार करने जा रहे हैं, इंडियंस को वो पिछड़े हुए हैं, उनके यहाँ सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, महिलाओं को दबाया जा रहा है। तो जब आप इसकी बात करें तो आप फिर उन कंजर्वेटिव लोगों के पास क्यों जा रहे हैं पूछने के लिए। ये सवाल उठता है कि उनके पास क्यों जा रहे हैं, उनसे व्याख्या क्यों मांग रहे हैं कि इसमें धर्म ग्रंथों में इस पे क्या लिखा हुआ है। इस पे कई हिस्टोरियन जैसे राधा कुमार, कुमकुम रॉय, इन लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि आप जो कॉलोनियल स्टेट था वो इस तरह के से क्यों बचना चाह रहे हैं, अपने आप के ऊपर जिम्मेवारी क्यों नहीं लेना चाह रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि कॉलोनियल स्टेट कहीं ना कहीं एक प्रेशर में होता है। कंजर्वेटिव या जो हमारे रिलीजियस लोग थे कि वो उसके खिलाफ मूवमेंट न खड़ा कर दें, उसके खिलाफ विद्रोह न कर दें, तो उसकी सत्ता को कहीं खतरा ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो डर के रिफॉर्म करना चाह रहा है और एक जो सुधार वहाँ यहाँ पे चल रहा था वो नए तरीके से चल रहा था। और दूसरी तरफ हमारे सोशल रिफॉर्मर थे। राजा राम मोहन राय की बात आती है तो हम अभी उनके स्टेटमेंट की बात कर रहे थे कि हम उन्हें मानते हैं कि वो जो है हमारे जो मॉडर्न इंडिया के फादर हैं। राजा राम मोहन राय को हम मानते हैं कि वो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं। बंगाल में जो रेनेसा आया, जो पुनर्जागरण आया, उन्हीं की वजह से आया। तो उनका भी, उनके आर्गुमेंट पे भी राधा कुमार ने क्वेश्चन खड़ा किया है।
तनिका सरकार ने क्वेश्चन खड़ा किया। तनिका सरकार एक हिस्टोरियन थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय के ऊपर भी क्वेश्चन खड़ा किया गया कि वो ट्रेडिशन और पैट्रियार्की को फॉलो करने वाले हैं, और उन्होंने वो एक रेडिकल चेंज की बात नहीं करते हैं। तो हम आर्गुमेंट पे आते हैं। तो उन्होंने राजा राम मोहन रॉय हैव आर्गुड दैट सती वाज नॉट सपोर्टेड बाय शास्त्रा एंड वाज नथिंग लेस देन फीमेल मर्डर। राजा राम मोहन राय अपने शास्त्र को कोट कर रहे हैं, जो हमारे वेद पुराण और शास्त्र हैं उनको कोट कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि सती वाज नॉट सपोर्टेड बाय शास्त्रा। अब यहाँ पे कुछ इतिहासकार जैसे तनिका सरकार, राधा कुमार, ऐसे इतिहासकार उनके इसी स्टेटमेंट को कोट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये कैसे हम मान लें कि ये मॉडर्निस्ट हैं, जब ये बोल रहे हैं कि सती वाज नॉट सपोर्टेड बाय दी शास्त्रा, सती को शास्त्र में सपोर्ट नहीं किया गया। मतलब आप रेफरेंस दे रहे हैं शास्त्र का, एक तरफ आप मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो है रेफरेंस दे रहे हैं कि शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा गया है। अगर शास्त्र, तो वही सवाल उठ रहा है कि अगर क्या शास्त्र में ऐसा लिखा होता तो आप सती को एबोलिश नहीं करते, तब फिर आप क्या रेफरेंस देते? क्या आप सीधे ये नहीं बोल सकते हैं कि सती एक क्रूएल प्रथा है, एक इनह्यूमन प्रथा है जिसको हमें इवॉल्यूश करना चाहिए? आप शास्त्र की क्यों बात कर रहे हैं? आप क्यों कोट कर रहे हैं अपने धर्म ग्रंथ को कि धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा गया है? क्या तो इस समय सवाल उठ रहा है कि क्या धर्म ग्रंथ या हमारे ट्रेडिशन में ऐसा लिखा होता तो क्या आप उसको अलाउ करते? तो इस समय ये डिबेट चल रहा था। टैगोर ने भी रीमैरिज ऑफ हिंदू विडो की बात की, इस्टेब्लिश कि ये नए स्कूल गर्ल्स के लिए जो है स्कूल बनाए। केशव चंद्र सेन के बारे में आप लोग जानते होंगे, नेटिव रीमैरिज एक्ट जो है पास किए 1872 में। रीमैरिज एक्ट जो है पास हुआ जिसमें लड़कों की आयु 18 और लड़कियों की आयु 14 साल तय की गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने अर्ली मैरिज के खिलाफ, जो बाल विवाह हो रहा था उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया और महिलाओं की साक्षरता की बात की, महिलाओं की साक्षरता के समर्थक थे। अब हम कुछ महिला संगठनों की बात करने जा रहे हैं कि इस समय इस टाइम में कौन से नए महिला संगठन आए। तो पंडिता रमाबाई का आप लोग नाम जानते होंगे, उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी 1892 में पूना में। श्री जो राष्ट्रीय मंडल बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी 1903 में। मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर लीग इन बड़ौदा, मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर लीग की स्थापना बड़ौदा में 1914 में की गई। भागिनी समाज का स्थापना पूना में की गई 1916 में। तो ये कुछ संस्थाएं थी जिसकी हम चर्चा की, कुछ लोग थे जो सोशल रिफॉर्मर थे जिसकी हम चर्चा की, वो कुछ समस्याएं थी, वो कुछ डिबेट था जिसकी हम चर्चा इस फर्स्ट पेज में कर रहे थे कि वो क्या समस्याएं, क्या डिबेट चल रहे थे, किस बात को लेकर चल रहे थे, अंग्रेजों की क्या मनसा थी, वो किस तरह का रिफॉर्म चाहते थे, क्या अड़चने आ रही थी, उसकी हमने चर्चा की वो फर्स्ट फेज में कि किस तरह से एक कस्टम को, ट्रेडिशन को और एक तरफ रिफॉर्म की, नए लॉ की बात चल रही थी, उसमें क्या क्लैश आ रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरी थे तो वो किस तरह की बात कर रहे थे, सोशल रिफॉर्मर थे वो क्या कर रहे थे, जो हमारे कंजर्वेटिव जो रिलीजियस बायस्ड लोग थे वो किस तरह की बात कर रहे थे, वो कैसे देखने की कोशिश कर रहे थे, और ब्रिटिश थे वो किस तरह से कर रहे थे। तो ये हमारा फर्स्ट फेज हो गया। अब हम सेकेंड फेज की बात करते हैं। फर्स्ट फेज आपका 1950 तक खत्म हो गया। हम अगला फेज जो है सेकेंड फेज की बात करेंगे जो प्री इंडिपेंडेंस है, वो है 1950 से लेके 1947 तक। इस समय बात हो रही है कि 1915 से लेके 1947 तक। इस समय आप देखेंगे कि राष्ट्रीय मूवमेंट अपने चरम पे था। स्वतंत्रता का आंदोलन, इस समय गांधी जी इंडिया में आ चुके थे और उन्होंने मूवमेंट को तेज करना स्टार्ट कर दिया था। अलग कांग्रेस के अलग जो नेता थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर, नेहरू, तिलक, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, ये लोग मूवमेंट में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे थे। एक मूवमेंट अपने चरम पे था, नेशनल मूवमेंट अपने चरम पे था।
तो उस समय की हम बात कर रहे हैं जब नेशनल मूवमेंट अपने चरम पे होता है, तो उस समय महिलाओं को लेकर या महिला की स्थिति को लेकर, उसके रिफॉर्म को लेकर क्या बात चल रही थी। तो इस समय 3 प्रमुख संस्थाएं जो है उभर के आती हैं सामने। 3 जो प्रमुख संस्थाएं थी वर्ल्ड के, वो सामने उभर कर आती हैं। उसमें पहला है वुमेन इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1917 में किया गया, वुमेन इंडिया एसोसिएशन। दूसरा है नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया, इसकी स्थापना 1920 में की गई, नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1920 में की गई। तीसरा है ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 1916 में की गई, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस। ये तीनों संगठनों का निर्माण महिलाओं द्वारा किया गया, जो कि इम्पोर्टेंट था। इस समय राष्ट्रवादी आंदोलन अपने चरम पर था और गांधी ने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए आह्वान किया कि महिलाएं आए और नेशनल मूवमेंट में बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सा लें और इसमें पार्टिसिपेट करें। उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात गांधी जी कर रहे थे कि वो महिलाएं जो हैं इस समय आए और एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। आप लोग जो है नमक सत्याग्रह के बारे में सुने होंगे, दांडी मार्च के बारे में सुने होंगे, जिसमें महिलाओं ने बड़ा रोल प्ले किया इसमें आंदोलन में। सरला देवी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सरला देवी ने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की थी सरला देवी ने 1910 में। इसकी कई शाखाएं जो है, कई ब्रांच होंगे। पहली शाखा जो है इसकी दिल्ली में खोली गई, उसके बाद लाहौर, कराची, अमृतसर और हैदराबाद में इसकी शाखाएं खुली। इसकी कई संस्थानों इसने कई समस्याओं को उठाया, जैसे पर्दा प्रथा को सरला देवी ने बहुत जोर शोर से उठाया, क्योंकि इससे उनका मानना था कि महिलाओं को शिक्षा पाने में, स्कूल जाने में एक बैरियर है और एक बैरियर की तरह काम कर रहा है पर्दा प्रथा। तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और महिलाओं की शिक्षा की बात की। इसके अलावा सरोजिनी नायडू के बारे में जानते होंगे। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस में भी हिस्सा लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी एक बड़ा रोल प्ले की। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही और उन्होंने जो मूवमेंट चल रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसने गांधी के साथ भी काम किया, उन्होंने पटेल के साथ भी काम किया, गोखले के साथ काम किया। तो सरोजिनी नायडू का एक बड़ा रोल था। कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। इन महिलाओं का स्वतंत्रता संघर्ष में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और महिलाओं के लिए, आगे आने वाली महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। 1931 में पिकेट बोर्ड ने बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर घरेलू उद्योगों को पॉपुलराइज करने का काम किया। घरेलू उद्योग जो उस समय थे, जो महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे थे, उसको पॉपुलराइज करने का काम जो है पिकेट बोर्ड ने बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर किया 1931 में, जिसमें मुख्यतः खादी का कटाई और बुनाई की बात की गई, खादी द्वारा कपड़ा बनाने की बात की। आपको पता है कि उस समय गांधी जो है सेल्फ रिलायंस का मूवमेंट चला रहे थे कि हम सेल्फ डिपेंड हो अपने खुद। उन्होंने क्या किया, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कर रहे थे कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो है हमारे सेल्फ मूवमेंट से बनेगा, जिसमें महिलाओं की भी एक रोल होगी, महिलाओं की भी एक भूमिका होगी। गांधी हमेशा अपने मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाते हैं। कोई भी, कल हम पढ़ रहे थे रशियन रेवोल्यूशन, जिसमें आपको मैंने बताया था कि कोई भी मूवमेंट जब महिला, मजदूर, किसान शामिल नहीं होगा तो उसको मास मूवमेंट हम नहीं कह सकते। इसलिए गांधी के भी मूवमेंट को लेकर हमेशा डिबेट था। गांधी यही क्लेम कर रहे थे कि हमारा जो भी मूवमेंट चल रहा है, हम जो भी मूवमेंट चला रहे हैं, वो किसी एक खास वर्ग, किसी एक एलिट क्लास, एक अपर कास्ट का मूवमेंट नहीं है, बल्कि जो भी हम मूवमेंट चला रहे हैं उसमें मुस्लिम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें क्रिश्चियन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें हिंदू भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम साथ में आके, जैसे हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, तो उस समय गांधी ने मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर आंदोलन में भाग लिया और उसको आगे बढ़ाया। आप क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो वहां भी उन्होंने आह्वान किया, दांडी मार्च में भी आह्वान किया कि भारतीय महिलाएं जो है आगे आएं और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, अपना रोल जैसे भी हो सकता है वो प्ले करें। तो इसी तरह
हम देख रहे हैं कि पिकेट बोर्ड जो है 1931 में जो पिकेट बोर्ड है वो बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर घरेलू उद्योग को प्रमोट करने की बात कर रहा है, ताकि जो है महिलाएं क्या हो, इससे सेल्फ डिपेंड बने। हमारे जो कपड़ा उद्योग है या जो खादी से कपड़ा बन रहे हैं या जो भी सामान बन रहे हैं खादी के, वो हमारे महिलाएं घर में बैठ के करें, ताकि हमें जो विदेशों से सामान आ रहा है, जो मैनचेस्टर लंदन से जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया जो कपड़े या सामान आ रहा है, हम उसका बहिष्कार करें, हम स्वदेशी को अपनाएं, अपने देश के जो चीजें हैं उसको उपयोग करें, और अपने देश की जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे गरीब लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा हम प्रमोट करें। तो इस समय इसका जो है विकास हुआ और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। दुर्गाबाई देशमुख के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये महिलाओं की को संगठित की और इन्होंने महिला शिक्षा, महिला आंदोलन में इनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया, इनको यूनाइट किया, और महिला एजुकेशन के लिए भी इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में, दुर्गाबाई देशमुख बेसिकली महाराष्ट्र से हैं, तो इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसके लिए काम किया। अब हम अगले फेज की, अभी तक हम बात कर रहे थे आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले कई तरह के रिफॉर्म हुए जो ब्रिटिश के साथ मिलके हुए, और कई तरह के क्लैश आए। आपको पहले बताया कि 1950 से पहले, 15 से पहले किस तरह से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाए गए, कई तरह की प्रथाएं थी, हुक स्विंगिंग की प्रथा थी, सती की प्रथा थी, चाइल्ड रीमैरिज एक्ट आया, विडो रीमैरिज एक्ट आया, बाल विवाह, आपको डाउरी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। तो ये सब आंदोलन उस समय चल रहे थे, उसके खिलाफ रिफॉर्म चल रहे थे, नए नए कानून बन रहे थे। इसके अलावा 1915 से हम देख रहे हैं कि हमारी महिलाएं जो हैं क्या कर रही हैं, नेशनल मूवमेंट में भी भाग ले रही हैं, नेशनल मूवमेंट से उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको सेल्फ डिफेंड बनाने की बात की जा रही है, ताकि वो खुद से आत्मस्वावलंबी हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, इसकी बात चल रही है। और उनको जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन द्वारा उनको प्रमोट करने की बात की जा रही है, नए नए इंस्टीट्यूशन बनाए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि वुमेन इंडिया एसोसिएशन 1917 में बना, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया 1920 में बना, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस बना 1926 में, और सरोजिनी नायडू, कमला देवी, सरला देवी, ये सब महिलाएं जो हैं आगे जो है महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। आपने सावित्री बाई फुले के नाम सुना होगा, अंबेडकर का नाम सुना होगा, पेरियार का नाम सुना होगा, ज्योतिबा फुले का नाम सुना होगा। ये लोग क्या कर रहे थे, दलित महिलाओं के लिए या जो वंचित वर्ग की महिलाएं थी उनके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की बात हम आपको यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में भी बताया था कि महिला को सिर्फ महिला के टर्म में नहीं देखना चाहिए, महिला को हम रेस के टर्म में भी देख सकते हैं, महिला को हम कास्ट के टर्म में भी समझना चाहिए, कास्ट को जेंडर के साथ जोड़ के देखना चाहिए, और उसको रिलीजन के साथ भी जोड़ना चाहिए। जैसे आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं को लेकर कई तरह की रिफॉर्म चले, उनके एजुकेशन को लेकर, उनके जो रिलीजियस रिफॉर्म थे उनको लेकर, उनके राइट्स को लेकर। आप लोग साबानो केस का नाम जानेंगे आगे, जो हम डिस्कस करेंगे कि साबानो केस 1990 के टाइम में, राजीव गांधी के टाइम में जो है उनको उनके अधिकार, उनके पति के खिलाफ अधिकार दिलाने की बात की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कानून पास किया कि साबानो को जो है उसके संपत्ति में अधिकार दी जाए पति के। पर उस समय जो हमारे कुछ कंजर्वेटिव या जो लीडर्स थे नेशनल लेवल के, वो इसको अभी भी मानने को तैयार नहीं थी 1990 के दौरान भी, और राजीव गांधी सरकार को उसके आगे झुकना पड़ा था, और राजीव गांधी सरकार ने उस एक्ट को वापस ले लिया और नया एक्ट बनाया गया, जिसमें ये माना गया कि जो एज इट इज चल रहा था उसको वैसे ही चला जाए। तो उस समय क्या हुआ, साबानो को वो राइट्स नहीं मिले जो राइट्स उसको मिलने चाहिए। तो जब हम वुमेन्स की बात करते, जब हम महिला की बात करते, तो हमें अपर कास्ट, लोअर कास्ट महिला के टर्म्स में भी देखना चाहिए, हमें दलित महिला के टर्म्स में भी देखना चाहिए, हमें मुस्लिम और हिंदू महिला के टर्म्स में भी देखनी चाहिए कि किस तरह से वो ज़्यादा पिछड़ी हुई है, या किस तरह से हमारे दलित महिलाएं या बैकवर्ड आदिवासी महिलाएं को अभी भी शिक्षा नहीं मिला है, या अभी भी वो रिफॉर्म नहीं हुआ है जो उनको होना चाहिए, या जो अपर कास्ट की महिलाएं वही ज़्यादा फायदा उठा रही हैं। अगर हम रिजर्वेशन की भी बात करते हैं कि अगर हम रिजर्वेशन
सिर्फ महिलाओं को देंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है कि उसमें जो अपर कास्ट या अपर क्लास की महिलाएं उन्हीं को ज़्यादा फायदा होता है, वही उनका ज़्यादा फायदा उठाती है। अगर हम उसको रिलीजन के बेस पे या कास्ट के बेस पे हम डिवाइड नहीं करेंगे तो जो नीचे तबके की महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो वंचित महिलाएं हैं, उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो ये जो है डिबेट उस समय भी चल रहा था, वो एक बहस चल रही थी कि हम इसको रेस के कॉन्टेक्स्ट में जेंडर को देखना हमें चाहिए, ब्लैक एंड वाइट के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, इसको हमें कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, इसको हमें रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, एथनिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, इकोनॉमिक के टर्म में देखना चाहिए कि कौन ज़्यादा एम्पावर है, किनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो उसको और ज़्यादा उनको फायदा होगा। तो जो नीचे के तबके हैं उनको उनके पास तब तक चीज़ें नहीं पहुंचेगी, तब तक रिफॉर्म नहीं होगा जब तक हम उनको कैटेगराइज करके उसको सॉल्व करने की हम कोशिश नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें जो है हमें, ये प्रॉब्लम जो है हमें फेस करने पड़ते हैं। अगला जो हम फेज की बात कर रहे हैं, एक तो हमने अभी तक जो है प्री इंडिपेंडेंस फेज की बात की, अब हम जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज की बात कर रहे हैं। हम आज़ादी के बाद के काल की बात करें कि आज़ादी के बाद क्या परिवर्तन आया, आज़ादी के बाद महिलाओं के अधिकार या जो उनके अधिकार थे उनको लेके, या जो महिला फेमिनिस्ट मूवमेंट थे वो किस तरह से चले और उसका नेचर क्या था, आज़ादी के बाद किस तरह से उसकी बात की गई, क्या नए रिफॉर्म किए गए। क्योंकि आज़ादी के बाद क्या था, पहले हम अंग्रेजों पे डिपेंड थे, जो कोई भी बात करते थे हम अंग्रेजों के पास हमें जाना पड़ता था, ब्रिटिश सरकार से अनुमोदन करना पड़ता था, उनके सामने रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि आप इस तरह के रिफॉर्म करिए या ना करिए। पर अब आज़ादी के बाद आप देख रहे हैं कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया, खुद का संविधान बनाया गया जिसमें हम अपना रिफॉर्म कर सकते थे, अपने लिए कानून बना सकते थे, महिलाओं को बराबर की भागीदारी दे सकते थे। हालांकि उसमें भी कई अड़चन आई, कई लेवल पर रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर कई तरह के प्रॉब्लम जो है आज भी हमें देखने को मिलते हैं महिला अधिकार की जहां भी बात होती है। पर इसके बाद भी कई तरह के रिफॉर्म हुए, कई तरह के सुधार किए गए थे, जो फंडामेंटल रिफॉर्म थे, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म थे, जिसने फंडामेंटली जो है वुमेन्स के कैरेक्टर को, उसके राइट्स को, उसके इक्वालिटी को, उसके जस्टिस को डिफाइन किए। तो हम आज़ादी के बाद की बात करते हैं तो भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को पूरी तरह से समानता का अधिकार दिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से समानता का अधिकार दिया गया, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो डिबेट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई, उसने किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया, बल्कि सारे लोगों के लिए समानता की बात की गई और समान अवसर की बात की गई कि सब, सारे महिला हो या पुरुष, सबको समान अवसर दिया जाए। और इसमें जो है हमारे देश में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, हम देख रहे हैं कि यूरोप में या न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग अधिकार बहुत पहले से ही चले आ रहे थे, 1904 और 5 से। और हमारे यहाँ जो वोटिंग जो राइट है वो हम महिलाओं को 1947 में मिल रहे हैं। तो हम महिलाओं को जो है पहली बार वोटिंग राइट जो है 1947 में दे रहे हैं। और जो समान अधिकार की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई, उसी में भी वोटिंग राइट की भी बात की गई कि हमारे जो महिलाएं हैं उनको समान वोटिंग राइट, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कास्ट के, बिना किसी रिलीजन के, बिना किसी एथनिसिटी के, हम उनको, सारी महिलाओं को, अपनी सभी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देते हैं। आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15 के पार्ट 3 में ये किया गया कि उस समय उसमें ये सुनिश्चित किया गया कि स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन्स, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए आर्टिकल 15 के 3 में ये बताया गया कि जो हमारे स्टेट हैं, एक तो सेंटर होता है, दूसरा स्टेट होता है, कि जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके लिए महिलाओं को जो है उनकी अधिकार दिलाने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नए कानून बना सकते हैं। स्पेशल प्रोविजन उनको दिया गया कि आप महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं, अलग से उनको सहूलियत दे सकते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो ये नए तरह के अधिकार जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में हमारे स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए। जैसे बिहार स्टेट है तो उसने, आपको पता होगा कि 35% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को अलग से दिया है, जो सेंटर में नहीं है। तो एक अलग प्रोविजन है
और भी स्टेट हैं जहाँ पे कहीं कहीं 50% रिजर्वेशन है, या और भी जगहों पे कोई भी स्टेट इसके लिए फ्री है कि वो महिलाओं को अलग से आरक्षण दे सकता है या अलग प्रोविजन उनके रिफॉर्म के लिए बना सकता है। अब बात आती है कि आज़ादी के बाद के भी काल को हम तीन कालों में डिवाइड करते हैं। एक पहला जो काल है 1947 से लेके 1960 के टाइम का है, जब हम आज़ाद हुए उस समय अलग तरह के इशू चल रहे थे कि हम किस तरह के 5 ईयर प्लान बनाएं, किस तरह से हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, किस तरह से देश को यूनाइट करें। तो उस समय जो महिला आंदोलन था उसकी हम बात करेंगे कि उस समय क्या चल रहा था। तो आपको पता है कि 1954 में मैरिज एक्ट आया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा मैरिज एक्ट लाया गया, जिसमें लड़कों की आयु और लड़कियों की आयु फिक्स की गई शादी की, कि लड़कों का 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष होगी। ये हमारे संविधान द्वारा उसको फिक्स किया गया। इसके अलावा हिंदू कोड भी लाया 1955 और 56 में, और हिंदू कोड बिल ने मैरिज के इशू को उठाया कि मैरिज की जो समस्याएं थी उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे हिंदू कोड बिल में ये बताया गया कि हिंदू मान्यता के अनुसार जो है एक पुरुष एक लीगली जो है एक पत्नी को रख सकता है, एक पत्नी के साथ रह सकता है। अगर वो डाइवोर्स दूसरी शादी करना चाहता है तो उसको डाइवोर्स करना पड़ेगा। तो ये मैरिज को लेकर अलग से कानून बनाएंगे ताकि उनको शोषण से बचाया जा सके, उनका एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। डाइवोर्स के कानून बनाए गए, डाइवोर्स के इक्वल कानून बनाए गए कि जितना अधिकार पुरुषों का होगा उतना ही अधिकार डाइवोर्स को लेकर महिलाओं को होगा। सक्सेशन का आविष्कार कानून बनाए गए कि अगर प्रॉपर्टी है तो पुरुष के जाने के बाद, मरने के बाद किसकी होगी, क्या उसके भाई की होगी या पिता की होगी या महिला की होगी। तो इसको लेकर भी कानून बनाया गया कि उसकी प्रॉपर्टी पे क्या अधिकार हो, गार्जियनशिप और एडॉप्टेशन को लेके क्या राइट्स हैं, इसको डिफाइन किया गया हिंदू कोड बिल जो 1956 और 55 और 56 में आया। इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज की बात की गई। इस समय इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस जो है मैरिज की बात की गई कि सबको जो है एक बराबर तरीके से अधिकार है, किसी भी रिलीजन को मानने वाला जो है किसी भी रिलीजन में शादी कर सकता है, उसको कानूनी वैधता, कानूनी मान्यता दी गई, कानूनी मान्यता प्रदान की गई। इसके अलावा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया। डाउरी के लिए कानून बनाया गया 1961 में, जिसमें दहेज प्रथा को गैर कानूनी माना गया। आप लोगों को पता होगा कि हमारे समाज में दहेज क्या है, एक कुरीति की तरह लंबे समय से चला आ रहा है। दहेज जो है अक्सर जो है दहेज के लिए लड़कियों को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता था। ये हमारे समाज का सबसे बुरा स्वरूप हमें देखने को मिलता है इस समय आज़ादी के बाद। और ये क्या हुआ, ये दिन पे दिन बढ़ता ही गया। इसके लिए कानून बनाना पड़ा 1961 में, और कानून के बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म नहीं हुआ। अलग आगे चल के इसके खिलाफ कानून को और कड़े नियम बनाने पड़े और सजा को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। एक तरह से हमारे समाज पे एक धब्बा की तरह था कि हम डाउरी के रूप, लड़कियों को जो है डाउरी दिया जाता था तभी शादी की जाती थी। अगर डाउरी कम है या उसके फैमिली के पास पैसे नहीं है तो उसको बाद में जला दिया जाता था या मार दिया जाता था। तो इस तरह के कई लाखों केस आए, तो इसको लेके 1961 में कानून बनाया गया। इसके अलावा दी मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, जैसे अभी भी कई तरह के जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या सरकारी संस्थाएं हैं जिनमें महिलाएं काम करती हैं, उनको मैटरनिटी लीव दिया जाते हैं। इसके अलावा उस समय जो पैसा मिलता है, जो सैलरी मिलता है, उसको ना काटा जाए, उनके राइट्स को सुनिश्चित किया जाए, उसके जॉब जो ना जाए, इसको लेकर जो है कानून बनाया गया 1961 में, द मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट। इसी कानून में समय समय के अनुसार इसमें सुधार किए जाते हैं। अब जो नया डिबेट इसमें चलने लगा कि मैटरनिटी जो लीव है वो महिलाओं के अलावा पुरुषों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनको बच्चों को केयर करने के लिए उनको भी उतना ही राइट है जितना एक महिला को है। तो इस पे डिबेट जो है टाइम टू टाइम नए तरीके से चल रहे हैं और इसमें सुधार होते जा रहे हैं। तो ये नए नए जो सुधार हम देख रहे हैं ये आपको 1947 से लेके 1960 के बीच में आया कि मैरिज एक्ट आया 1954 का, हिंदू कोड बिल आया 1955 और 56 में, जिसमें कई तरह की बातें की गई। इंटर रिलीजियस मैरिज की बात की गई, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट
आया गया 1961 में, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया 1961 में। तो इस तरह से नए नए कानून द्वारा इसको जो वुमेन्स राइट हैं उसको उनको प्रोटेक्ट करने की, जो वुमेन्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन थे, जो ज्यादतियां हो रही थी उनको प्रोटेक्ट करने की बात जो है इसमें की गई। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है लेट 1960s से 1975, और इसको हम एक तरह से पीरियड ऑफ क्राइसिस के रूप में देखते हैं कि हमारा जो आज़ादी के बाद का ये समय था। जब आप आज़ादी के तुरंत बाद देखेंगे तो हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर प्लान, सेकेंड ईयर प्लान दोनों बहुत सक्सेसफुल रहे। इवन थर्ड 5 ईयर प्लान भी बहुत सक्सेसफुल रहे, जिसमें हमने बहुत तीव्र गति से इकोनॉमिक ग्रोथ की है। हमारे हैवी इंडस्ट्री बेल में, राउरकेला में, कई जगह पे रसिया और फ्रांस की मदद से हमारे यहाँ हैवी इंडस्ट्री का जो स्थापना की गई। कृषि में रिफॉर्म किया गया, इंडस्ट्री में रिफॉर्म किया गया। पर इसी के अलावा जब 1960s के अराउंड में जब हम आ रहे हैं तो हमारे यहाँ एक जो टाइम आ रहा है वो क्राइसिस का। एक तो क्राइसिस वार की वजह से भी हो रही है। हमें अब क्या, चाइना से वार करना पड़ा, पाकिस्तान से दो वार करना पड़ा इन्हीं टाइम फ्रेम में 1960s और 75 के दौरान। तो हमें 3 बड़े बड़े युद्ध लड़ने पड़े। तो ये एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस, ये बेरोजगारी और आर्थिक मंदी का समय था भारत के लिए। इस समय प्रॉब्लम आ रही थी कि किस तरह से जो है देश को संभाला जाए। और इसी समय जो है अब देखना होगा कि इन प्रॉब्लम के बीच भी हम जो है महिला राइट की किस तरह से बात उठ रही है, और महिलाओं के जो अधिकार है उसको सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से बातें चल रही हैं हमारे समाज में। तो इसमें एंटी डाउरी जो मूवमेंट था अब इस समय तेज हुआ। आपको बताया कि 1961 में इसके लिए कानून बनाया गया, लेकिन कानून ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि एक सामाजिक रूप से चेतना लाना, समाज में इसके प्रति जो है लोगों को जागरूक करना, जो परिवार है, जो फैमिली है, उनको जागरूक करना, बताना। जैसे अभी आज तक भी हम उसी मोमेंटम में जी रहे हैं, उसी फ्लो में चल रहे हैं कि आज भी हम उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। आप देखेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद जो उनका पहला एजेंडा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब आज भी हम उसी नारे में जी रहे हैं, उसी चेतना में चल रहे हैं कि हमें महिलाओं को शिक्षा देनी चाहिए। जबकि हम 21st सेंचुरी में, हम नेशनल कंपनियां हमारे यहाँ आ रही हैं और हम वर्ल्ड इकोनॉमी में टॉप 10 की इकोनॉमी है, तब भी हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ किस तरह से वुमेन को एजुकेट किया जाए, उनको पढ़ाया जाए, डाउरी दहेज न लिया जाए और उनको बराबर का अधिकार दिया जाए। क्योंकि इन सब कुरीतियों की वजह से ही सारी प्रॉब्लम आ रही है महिलाओं को लेके। तो इस समय जो सेकेंड फेज होता है आज़ादी के बाद का, जो सेकेंड फेज है 1960s और 1975 का, वो पीरियड क्राइसिस का था, इकोनॉमिक क्राइसिस का, इन्फ्लेशन का, आपको बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का। इसमें एंटी डाउरी जो मूवमेंट है वो चालू हुआ। महिलाओं को जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहे थे, जो स्ट्रीट पे हरासमेंट, जो रोडों पे, सड़कों पे, गलियों में, उनसे बचने के लिए आंदोलन चल रहे थे, उनको रोकने के लिए मूवमेंट चलाए जा रहे थे कि अपनी महिलाओं को कैसे सेफ किया जाए। अगर जब हम महिलाओं को सेफ नहीं करेंगे, आज भी हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं, हम उस समय, ये कोई नया मूवमेंट नहीं है कि दिल्ली में, बॉम्बे में और जो बड़े बड़े शहर हैं हमारे, वहाँ पे आज नया मूवमेंट चल रहा है महिलाओं के लिए, बल्कि ये पहले से ही चले आ रहे हैं, ताकि जो महिलाएं कोई एजुकेशन के लिए जा रही हैं या रोजगार के लिए जा रही हैं तो उनको कैसे हम बचाएं। हर जगह प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप देखे होंगे कि आज से 4 साल 5 साल पहले जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, किस तरह से मूवमेंट खड़ा हुआ था महिला आंदोलन को लेकर, महिलाओं को सेफ्टी के लेके। उस पर एक बर्मा कमेटी बनाई गई जिसका रिपोर्ट भी आया, और सेक्सुअल हरासमेंट के जो टर्मिनोलॉजी थे उसको चेंज करने की कोशिश की, उसको नए तरीके से डिफाइन किया गया कि अब जो है हम सेक्सुअल हरासमेंट के जो टर्म है उनको कैसे डिफाइन करें। उनमें हम जो मीडिया है, जो हमारा सोशल मीडिया है, उसके द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, उसको भी उसमें ऐड किया गया, उसको डिफाइन करने की नए तरीके से कोशिश की गई। तो ये कोई नया मूवमेंट नहीं था, बल्कि ये उस टाइम भी चल रहा था। उस टाइम भी महिलाओं के साथ हम सोच सकते हैं कि आज से ज़्यादा ही प्रॉब्लम होंगे। आज हमारे पास इतने संसाधन, इतनी मॉडर्निटी है, इतनी टेक्निक है, इतने वर्क फोर्स है, इतने हमारे पास पुलिसिंग सिस्टम है, उसके बाद भी हमारे पास इतने समस्याएं आ रही हैं, इतनी जागरूकता होने के बाद भी। तब उस समय और भी ज़्यादा समस्याएं होंगी, और उस समय हमारी बहुत सी आबादी का एक छोटा सा हिस्सा जो है
काम में लगा था महिलाओं का, उसको बचाने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए आंदोलन जो है चलाए जा रहे थे कि उनको किस तरह से बचाया जाए, वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहे हैं या जो स्ट्रेट हरासमेंट हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, उनको कैसे उनके अधिकार को दिलाया जाए। तो इस तरह से नए मूवमेंट जो है जो उस समय 1960 और 75 के बीच में चल रहे थे। 1984 में ऑफिशियल स्टेटस ऑफ द वुमेन्स एक कमीशन को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 1974 में एक कमिटी बैठाएगी जो ऑफिशियल स्टेटस ऑफ महिलाओं की जानने की कोशिश करेगी कि उनकी ऑफिशियल स्टेटस क्या है। एक डाटा तैयार करने का प्रयास किया गया कि डाटा द्वारा ये दिखाया जाए कि कितनी महिलाएं बेरोजगार हैं, जॉब कर रही हैं, कितनी एजुकेटेड हैं। जैसे हमारे यहाँ सेंसस आता है, तो सेंसस में भी ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि महिलाओं को हम अलग कैटेगरी में बांट के देखते हैं, और उसमें भी हम महिलाओं को जब देखते हैं तो उसमें रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे उसको देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कौन सी कास्ट की महिलाएं कितनी एजुकेटेड है, मुस्लिम महिलाएं कितनी एजुकेटेड हैं, हिंदू महिलाएं कितनी एजुकेटेड हैं। तो उसी तरह एक ऑफिशियल स्टेटस ऑफ वुमेन्स को जानने के लिए कमेटी बनाई गई 1974 में, और उसकी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया जिसमें महिलाओं की समानता और गिरती हुई स्थिति के बारे में बात की गई। उसमें कमेटी ने कई सुझाव दिए, रिकमेंडेशन दिए, और महिलाओं की समानता के लिए बात की गई, उसने सुझाव दिए, और जो उनकी डाउनफॉल हो रहे थे उनकी कंडीशन में उसकी बात की गई कि क्यों हो रहे हैं, क्यों इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं को कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन जो है फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसको सुधारने के लिए 1974 में एक ब्लू प्रिंट ऑफ एक्शन पॉइंट एंड नेशनल प्लान फॉर द एक्शन फॉर वुमेन्स 1976 आया। एक जो है ऑफिशियल स्टेटस को जानने के लिए 1974 में कमेटी बनाई गई जिसने अपना रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। रिपोर्ट में महिलाओं की समानता और उनकी गिरती स्थिति के बारे में सुझाव दिए गए। अब सुझाव को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया गया 1974 में, और ये ब्लूप्रिंट तैयार हुआ 1976 में, ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन पॉइंट। इसका नाम था ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन पॉइंट एंड नेशनल प्लान फॉर एक्शन फॉर वुमेन्स 1976। एक नेशनल प्लान बनाया गया महिलाओं के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनको सुरक्षा के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, जो कि शिक्षा, उनकी एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, रोजगार के लिए, सामाजिक सुधार के लिए उपाय बताए और एक्शन बताए कि क्या क्या हमें गवर्नमेंट को, हमारे समाज को कौन कौन से स्टेप लेने होंगे तो ये सब सुधार होंगे, ये सब सुधार आएंगे। शिक्षा में सुधार होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होंगे, फैमिली प्लानिंग का सुधार होगा, न्यूट्रिशन का सुधार होगा, रोजगार का सुधार होगा, सामाजिक सुधार होगा। तो इसके लिए 1976 में एक्शन प्लान बनाया गया, नेशनल प्लान फॉर एक्शन फॉर वुमेन्स 1976। तो इसने एक सरकार ने नए तरीके से इसको इशू को सॉल्व करने के लिए नया जो है प्लान बनाया। अब अगला है नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन। आप जानते होंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1986, जिसको कोठारी कमीशन भी हम बोलते हैं। तो 1986 में नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन आया। इसमें एक चैप्टर इंक्लूड किया गया एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, महिला समानता को लेकर शिक्षा। एक चैप्टर इंक्लूड किया गया कि एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी, जिसको स्टूडेंट को पढ़ाया जाना था कि स्टूडेंट ताकि समझ सके कि महिला समानता और शिक्षा क्या है, महिलाओं के अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, किस तरह से हमें महिला के अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए, ताकि लड़के भी पढ़ें और लड़कियां भी पढ़ें और उसको समझ सकें कि क्या है महिला अधिकार, क्या है, महिलाओं को किस तरह से क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं और हमें पुरुषों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, किस तरह के भेदभाव उनके साथ हो रहा है, उसको समझने के लिए एक चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया उसकी इक्वालिटी के लिए, वुमेन्स को की इक्वालिटी के लिए, उनकी समानता के लिए। अब हम तीसरे फेज की बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद का हमने 2 फेज की चर्चा अभी तक किया। एक तो 1960 से 1947 से लेकर 1960 तक कि उस समय क्या चल रहे थे।
1960 से लेके 1975 तक, 1960 से लेके 1975 तक क्राइसिस के टाइम में किस तरह के रिफॉर्म किए गए। अब हम 1975 से और अब तक की बात करेंगे। ये हमारा तीसरा फेज अब तक का है कि अब तक 1975 से लेके और अब तक महिलाओं के लिए क्या ठोस कदम अपनाए गए हमारे सरकार ने, क्या सारी जो समस्याएं वो खत्म हो गई या जो समस्याएं नए रूप में आ गई, उसको किस तरह से हमारे समाज सुधारकों ने, समाज के लोगों ने या सरकार ने किस तरह से सॉल्व करने की, देखने की कोशिश की गई और वो समस्याएं क्या हैं, इसको जानने की हम इस लास्ट फेज में कोशिश करते हैं। तो 1975 के बाद भारत में वुमेन्स वेलफेयर संगठनों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। ये बोला जा रहा है कि वुमेन्स वेलफेयर जो संगठन थे, महिला को सुरक्षा, उनकी अधिकार दिलाने के लिए जो एनजीओ थे या जो संगठन थे, उनकी संख्या में काफ़ी बेतहाशा हमें वृद्धि देखने को मिलती है कि अब एक नया फेज में हम रिफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे 1990 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म भी हमारे देश में होता है और हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है और बूम करती है। तो इसका असर हमारे महिलाओं पे भी पड़ा। मल्टीनेशनल कंपनियां आई, नए तरीके से जो है काम स्टार्ट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया। तो इसमें हम 50% जो हमारी आबादी है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि उसको साथ में लेकर चलने की बात हुई। हमारे नेशनल कमीशन ऑफ जो एजुकेशन आया 1986 में, जिसको कोठारी कमीशन भी कहते हैं, उसने महिलाओं की शिक्षा पे जोर दिया और महिलाओं की शिक्षा दिए जाने की बात की गई। तो इस तरह से अब एक नया जो है परिवर्तन आ रहा था। वुमेन्स वेलफेयर जो इंस्टीट्यूशन थे, जो संगठन थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थे, उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। कुछ मुद्दे जैसे कि शराब के खिलाफ एक मूवमेंट, अब नया मूवमेंट ले रहा था कि शराब के खिलाफ महिलाओं ने मूवमेंट करना चालू किया कि शराब को बंद किया जाए। उससे घरेलू हिंसा को प्रमोशन हो रहा है, घरेलू हिंसा को प्रमोट हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि जब बिहार में शराबबंदी की गई तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक, जो नीति सरकार ने दिया, जो तर्क था, वो यही था कि हम महिलाओं को की हिंसा को रोकने के लिए बिहार में शराबबंदी कर रहे हैं। एक तरफ तो स्वास्थ्य को तो था ही, पर एक तरफ दूसरा जो फोकस था वो था कि महिलाओं की सुरक्षा की जाए, महिलाओं की घरेलू हिंसा से बचाया जाए। जो फिजूल खर्ची जो पुरुष कमा रहा है और उसको शराब में खर्च किया जा कर दे रहा है, उसको भी बचाया जाए। तो नए तरीके से इसको एडॉप्ट करने की बात की गई, इसके खिलाफ मूवमेंट चलाने की बात की गई। तो उसी का एक पार्ट है जो आज हम प्रेजेंट टाइम में बिहार में या दूसरे स्टेट, कई स्टेट हैं जिनमें पार्शियली जो है शराबबंदी को लागू किया गया है, कहीं कहीं फुल्ली रूप से और कहीं कहीं पार्शियल रूप से। मिसिंग गर्ल चाइल्ड, इस समय मिसिंग गर्ल चाइल्ड्स का जो है केस बढ़ रहा था, लड़कियों को किडनैप किया जा रहा था, किडनैपिंग का केस बढ़ रहा था, उसको देह व्यापार में और कई तरह के जो अवैध धंधों में लगाया जा रहा था, स्मगलिंग किया जा रहा था। तो मिसिंग गर्ल चाइल्ड के खिलाफ जो है मूवमेंट चल रहे थे। घरेलू हिंसा बढ़ रही थी इस समय, तो घरेलू हिंसा के खिलाफ भी मूवमेंट चल रहे थे। दलित तथा पिछड़े, अब यहाँ पे एक नया मूवमेंट भी हमें देखने को मिलता है, दलित और पिछड़े महिलाओं के अधिकारों के लिए। नए एनजीओ आते हैं, नए ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, मिशनरीज आते हैं। वो लोग क्या कहते हैं कि वो लोग बात करते हैं दलित महिलाओं की, उनकी राइट्स की, उनकी लीगल राइट्स की। कई ऐसे लीगल फॉर्म्स बन गए जो इन महिलाओं के अधिकारों के लिए आगे आए, उनको फ्री में एडवाइज, फ्री में उनकी कानूनी सलाह करना, उनकी कानूनी लड़ाई लड़ना फ्री में चालू किए। तो एक तरीके से एक नया चेंज आया इन संगठनों के द्वारा। नए तरीके के जो है रिफॉर्म की बात की गई। शराब के खिलाफ रिफॉर्म, मिसिंग गर्ल्स चाइल्ड के खिलाफ, घरेलू हिंसा के खिलाफ, दलित और आदिवासी महिलाओं की समस्याओं के खिलाफ आंदोलन जो है छेड़ा गया। नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वीमेन, जो आपको दिल्ली में, आप सभी लोग पता होगा, नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वीमेन। अगर नहीं भी पता है तो महिलाओं को पता होना चाहिए। एक नेशनल कमीशन फॉर वीमेन बनाया गया जनवरी 1992 में दिल्ली में, और इसकी जो अभी अध्यक्ष हैं वो स्वाति मलिवाल हैं। आपने कई केस हमेशा न्यूज़पेपर में या अदर जगह पे पढ़ा भी होगा कि वो किस तरह से काम कर रही हैं, वो जाके जो वेश्यावृत्ति है उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। अभी उन्होंने सवाल उठाया था कि कोविड-19 में जो वेश्यावृत्ति के फॉर्म से उनके लिए क्या प्रोटेक्शन बनाया जाए, उनको क्या किस तरह से मदद दी जाए, क्योंकि उनके साथ भी प्रॉब्लम है। तो उनको कंडोम मुहैया कराना या कई तरह के जो उनके राइट्स हैं
उनको सही से अधिकार अपने पता नहीं है। तो इस तरह की लड़ाइयाँ जो हैं वो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो बनाया गया, ताकि जो महिलाओं की जो सवाल थे, जो महिलाओं के अधिकार थे, जो महिलाओं का अगर कहीं अधिकार का हनन होता है या उनके खिलाफ कोई एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है या किसी भी तरह का जो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जो है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स का दरवाजा खटखटा सकता है। और नेशनल वुमेन ऑफ कमीशन जो है वो उस महिला की जो मांग है या जो उसके अधिकार है उसको दिलाने के लिए कोर्ट में या जो गुनाहगार है उसको समन जारी कर सकती है, उसको बुला सकती है, उसको सजा दिला सकती है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। तो इसकी स्थापना जो है 1992 में किया गया, जो एक लैंडमार्क चेंज था इंडियन सोसाइटी के लिए। और जो दूसरा जो संस्था था नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन, इसकी स्थापना पुणे में की गई। और इसके अलावा ज्वाइंट वुमेन प्रोग्राम जो था इसकी स्थापना दिल्ली में की गई, जो अलग अलग समय में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के द्वारा जागरूकता फैलाने का काम करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, सेवा इसका नाम है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना का उद्देश्य था मानव अधिकार जो इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो ईला भट्ट को जाता है। ईला भट्ट ने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन की स्थापना किया था और इसका उद्देश्य था महिलाओं को रोजगार दिलाना, आत्मनिर्भर बनाना और वर्क फोर्स पे अगर जहां भी महिलाएं काम करती हैं उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये संस्था उनकी आवाज को आगे बढ़ाता, उनको कानूनी सहायता देता, उनकी कानून की लड़ाई ये संस्था लड़ता है, सेवा। और आपको बता रहा था NCW नेशनल कमीशन फॉर वीमेन्स जो महिलाओं की शिकायत तथा उनके खिलाफ होने वाली ज्यादती से निपटने के लिए बनाया गया था और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो चेंज आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो हैं। इस अमेंडमेंट में क्या हुआ कि 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन्स इन पंचायती इलेक्शन, पंचायती इलेक्शन में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन जो है पंचायती इलेक्शन में दिया गया 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन के द्वारा। तो इससे एक नया परिवर्तन जो है हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो महिलाएं थी उनको रिजर्वेशन मुहैया कराया गया, उनको रिजर्वेशन दिया गया पंचायती इलेक्शन में। पंचायती इलेक्शन होता है जो पंचायत लेवल पे, लोकल लेवल पे, वो हमारे गवर्नेंस का सबसे निचले स्तर का पार्ट होता है जिसमें मुखिया सरपंच का इलेक्शन होता है। तो यहाँ पे 33% जो सीट है वो रिजर्व किया गया महिलाओं के लिए। तो इससे एक बड़ा जो है ड्रास्टिक चेंज जो ग्रास रूट लेवल जो जिसको हम ग्रास रूट लेवल बोलते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे है, उसमें फंडामेंटल चेंज करने के लिए इस रिजर्वेशन को पंचायती राज में लागू किया गया 33% महिलाओं को देने के लिए। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जो महिलाएं सरपंच बन रही हैं या जो मुखिया बन रही है, आज भी ऐसा ही होता है कि जो उसके पति हैं उनके नाम से पंपलेट छपता है और उनके पति का नाम लिखा होता है कि फलाने की बीबी हैं, फलाने की बेटी हैं, तो उनके नाम से इलेक्शन लड़ा जाता है। मतलब इस तरह से रिवोल्यूशनरी जो चेंज हम चाह रहे थे या जो हमारी सरकार चाह रही थी वो अभी नहीं आ पाया, पर धीरे धीरे इससे चेंज आ रहा है। एक समय के बाद महिलाएं जब सेल्फ डिपेंड होंगी तो खुद से निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेंगी और जो भी मुखिया और सरपंच होंगी वो खुद निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगी। और अगर मुखिया सरपंच महिलाएं होंगी तो जो समाज की महिलाएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको भी सही से देखने में वो कामयाब होंगी। आज हम बात कर रहे हैं कि आर्मी की, एयरफोर्स की नए नए विंग्स बनाए जा रहे हैं जिसमें महिलाओं को पहली बार आर्मी में शामिल किया जा रहा है कि महिलाएं भी आर्मी में जा सकती हैं, लड़ सकती हैं। अभी तक उनको कमीशन नहीं दिया जाता था। कमीशन होता है आर्मी में, ऑफिसर्स को कमीशन दिया जाता है जिसको ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदे, तो वो महिलाओं को नहीं दिया जाता था, बल्कि महिलाओं को दूसरे जॉब में, टेक्निकल जॉब में लगाया जाता था, बल्कि कमीशन वाली जॉब जो है महिलाओं को आर्मी में नहीं दी जाती थी। तो उसकी भी शुरुआत अब हुई है कि महिलाओं को आर्मी में जगह दी जा रही है। पुलिस व्यवस्था है, जो पुलिस सिस्टम है, नए महिलाओं के लिए नए तरह के थाने बनाए जा रहे हैं, महिला थाना बनाया जा रहा है ताकि उनकी जो केस आ रहे थे, जो महिलाओं से रिलेटेड केस थे, वो चाहे सेक्सुअल हरासमेंट के हों, डाउरी के हों, दहेज के से रिलेटेड हो या कोई भी केस हो, घरेलू हिंसा के हों, उनको
जज करने के लिए, उनको समझने के लिए एक महिला पुलिस का होना, महिला थानेदार का होना एक जरूरी साइकोलॉजिकल टर्म में जरूरी माना गया था कि उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को समझ सकती हैं, क्योंकि हम एक तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं जो पुरुष प्रधान समाज है, तो उसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक पुरुष जो पुलिस होगा या बड़े पोस्ट पे होगा वो उस तरह से महिलाओं की समस्याओं को समझ पाएगा और उसका निदान कर पाएगा। तो इस तरह से हम अपने हम जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनमें हम बदलाव कर रहे हैं, उनमें महिलाओं के रोल को, शिक्षक में टीचर हैं, टीचर ट्रेनिंग में, या जो अलग अलग पोस्ट है मल्टीनेशनल कंपनियों में उनकी सुरक्षा के लिए, तो नए नए जो है पोस्ट क्रिएट किए जा रहे हैं, लॉ में नए नए बदलाव किए जा रहे हैं ताकि उनको सहूलियत हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसमें काम करने से। तो ये हमारे जो है रिफॉर्म है, हमारे देश के जो मूवमेंट है वो नेशनल मूवमेंट जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट की हम जो बात कर रहे थे ये अब खत्म हुआ। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। आप लोग सवाल अगर किसी को समझ नहीं आवे तो अभी टाइम है, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल है सर कब तक स्टार्ट होगी क्लास? क्लास अब स्टार्ट नहीं होगी, अब आप लोग एग्जाम की तैयारी करिए और आज ये आपकी ऑनलाइन क्लास की भी लास्ट क्लास है, तो आप लोग जो भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे या जो भी टॉपिक आपके कराए गए हैं, पहले तो आपके कॉलेज में क्लासेज लगती थी, इसके अलावा जो ऑनलाइन की आपकी 6 क्लासेज हुई हैं हिस्ट्री की 3rd ईयर की, उसको भी आप देख सकते हैं, उसको भी आप उसके अनुसार पढ़ सकते हैं। आपके वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर दिए जाएंगे 1-2 दिनों में, जैसे भी हो जाएगा, तो आप उसके अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब क्लासेज नहीं होंगी, अब एग्जाम पे फोकस करिए। आपको लगभग टॉपिक सारे करा दिए गए हैं। किसी ने पूछा है मोनिका एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे? एग्जाम होपफुली जल्दी ही चीज़ें सही हो जाएंगे और एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। सारे लोग उसी का वेट कर रहे हैं कि एग्जाम जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, और आप लोग 3rd ईयर के हैं इसलिए आपका एग्जाम होना ही है। आप लोग अपने सही से तैयारी करिए। कई लोगों का सवाल जो है मीडियम को लेके है कि सर इंग्लिश मीडियम में टर्म्स को यूज करिए, इंग्लिश मीडियम की क्लास थी, तो आपको बताना चाहूँगा कि जो क्लासेज हैं वो बहुत कम हुई हैं, इसलिए हम मिक्स लैंग्वेज अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि सबको समझ में आ जाए, किसी को चाहे वो हिंदी वाले हों या इंग्लिश वाले हों, उनको कोई दिक्कत ना हो किसी को भी। तो सारे टर्म मैंने मैक्सिमम टर्म का यूज इंग्लिश में किया ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो और हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये टॉपिक कर लें, क्योंकि अलग से ये हिंदी में टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, या जो हिंदी में टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उसके भी टर्म जो हम कल पढ़ा रहे थे उसको भी इंग्लिश में यूज किए ताकि दोनों लोगों को समझ में आ जाए, दोनों तरह के स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। कैन यू प्लीज रिपीट फर्स्ट कन्वेंशन नेम अगेन? जो फर्स्ट कन्वेंशन था वो था आपको मैक्सिको कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जो मैक्सिको सिटी में हुआ था। रश्मि ने पूछा सर ये वेव क्या है, समझ नहीं आ रहा है। वेव बेसिकली हम एक चरण के रूप में देख सकते हैं, हिंदी में चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो एक वेव को उसी टर्म में फर्स्ट वेव बोला गया, यूरोपियन टर्मिनोलॉजी है कि फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट के, तो इसको आप हिंदी में चरण के रूप में लिख सकते हैं कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण।
फेमिनिस्ट मूवमेंट राइजिंग रीजन। नीतू जो पूछ रहे हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट के राइज होने के रीजन क्या थे, तो आपको मैंने बताया था कि जो नए नए रिफॉर्म चल रहे थे, आपको पता होगा कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, रिफॉर्मेशन, रेनेसांस इससे पहले हो चुके थे। मेडिवल टाइम में वहाँ पे फ्यूडल टाइम था। उसके बाद जो मॉडर्न टाइम आया, प्री मॉडर्न टाइम आया, मॉडर्न टाइम आया, उसमें कई तरह के नए इनोवेशन हो चुके थे समाज में, और उसका प्रभाव समाज के सारे लोगों पे था। ऐसा नहीं था कि अगर साइंस आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है तो वो महिलाओं को नहीं मिल रहा है, और प्रिंट कल्चर आ रहा है तो महिलाएं किताबें नहीं पढ़ रही हैं, बल्कि उसका प्रभाव पड़ रहा था। अगर कहीं कोई चीजें छप रही थी तो वो पूरे यूरोप में बट रही थी, पूरे यूरोप के लोग उसको पढ़ रहे थे, और जब पढ़ रहे थे तो उससे प्रभावित भी हो रहे थे। कोई भी थिंकर, जैसे सिमोन दी बुआ की हम बात किए, अगर उसका किताब छप रहा था द सेकेंड सेक्स, महिला उपेक्षिता, तो वो क्या हम इंडिया में बैठे हुए उसको पढ़ पा रहे हैं, तो क्या यहाँ की महिलाएं जैसे आप पढ़ेंगी तो आप प्रभावित होंगी, या कोई और भी पढ़ेगा तो समझ में आएगा कि सही में ऐसा हो रहा है। हमारे घर में ही होता है चीजें, जब हम पढ़ते हैं तो हमें रियलाइज होता है, उसको समझ पाते हैं, उसको अपने कॉन्टेक्स्ट से, अपने सिचुएशन से उसको जोड़ पाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, हमारे साथ भी क्या वैसा ही हो रहा है। क्या जो सिमोन दी बुआ बोल रही हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हमको बचपन से ही ये चीजें बताई गई हैं कि आप ये काम नहीं कर सकती हैं, आप एक लड़की हो, तेज मत बोलो, धीरे बोलो, आप ज्यादा हंसो मत, आप घर में रहो। तो ये सारी चीजें जो हैं, वो जो सिमोन दी बुआ बोल रही हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे, आप क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, आपको पढ़ने का मौका मिला है, तो आप उसको कनेक्ट कर सकती हैं, आप उसको समझ सकती हैं। तो ये सब रीजन होते हैं किसी भी मूवमेंट को या किसी भी समाज को रिफॉर्म करने के लिए। प्रिंट कल्चर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। प्रिंट कल्चर से क्या हुआ कि जो किताबें थी वो लोकल भाषाओं में भी ट्रांसलेट होने लगी, छपने लगी, और सबके पास पहुंचने लगी। तो इसका प्रभाव जो है लोगों पे पड़ा, और इससे मूवमेंट को एक तेजी मिली। पूछा कि साउथ कंट्री डिफरेंस इन फेमिनिस्ट मूवमेंट, तो अभी टाइम की वजह से मैंने आपको साउथ अफ्रीका नहीं बता पाया। बेसिकली साउथ अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे रेशियल टर्म में फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात की जाती है। वाइट महिलाओं को सारे अधिकार मिले होते हैं। आप अपार्थाइड के बारे में सुने होंगे, जिसको रंग भेद नीति के बारे में हम बोलते हैं कि ये रंग भेद नीति चल रहा था। तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उनको, जो व्हाइट महिलाएं थी, उनको सारे अधिकार मिले। ब्लैक महिलाएं जो हैं उनको कोई भी अधिकार, उनको वोटिंग अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ रहा है, उनको संपत्ति का अधिकार नहीं है, उनको प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है। पुरुषों के साथ व्हाइट पुरुष को अधिकार मिले हुए हैं, व्हाइट महिलाओं को भी अधिकार मिले हैं, लेकिन जो ब्लैक महिलाएं हैं या जो अश्वेत महिलाएं हैं, उनको वो अधिकार नहीं मिले हैं जो व्हाइट महिलाओं को मिले हैं, जो गोरी महिलाओं को। जो क्योंकि साउथ अफ्रीका क्या था, साउथ अफ्रीका का जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो साउथ अफ्रीका एक सेटलर कंट्री है, जहाँ पे लोग जाके इंग्लैंड से, फ्रांस से, डच, पुर्तगीज से जाके वहाँ पे सेट बस गए, और उन लोगों ने अपना एक अलग समाज बनाया। इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में वो लोग आए, रूल किए और चले गए, पर साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं हुआ। केप टाउन में, जोहान्सबर्ग में, प्रिटोरिया में उन लोगों ने अपना उपनिवेश बना लिया, वहाँ पे प्लांटेशन की खेती करने लगे। आपको पता होगा कि नटाल और जो वहाँ के जो अलग अलग क्षेत्र थे वो गोल्ड माइनिंग के लिए, डायमंड माइनिंग के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं, और प्लांटेशन के लिए भी वहाँ पे उर्वरक जमीन है, वहाँ पे खेती होती थी। तो ये लोग जाके वहाँ पे बस गए, 5,000 10,000 किसान जाके वहाँ पे बसा दिए गए। उन्होंने एक नए समाज का निर्माण किया, एक नए भाषा का निर्माण किया। तो ये जो व्हाइट लोग जो वहाँ पे बस गए, वो जो है ब्लैक लोगों को अधिकारों का हनन करते थे। और अपार्थाइड का नाम सुने होंगे, जिसको रंग भेद नीति कहा जाता था, जिसमें उनको कोई जमीन नहीं दिया गया, उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। तो ये साउथ अफ्रीका का कॉन्टेक्स्ट था कि साउथ अफ्रीका में एक अलग तरीके से चल रहा था चीजें, साउथ अफ्रीका की चीजें जो अलग तरीके से चल रही थी, जो इंडिया से या आपको यूरोप से, अमेरिका से अलग थी। और रेस के आधार पर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है अफ्रीकी कंट्री, मेनली साउथ अफ्रीका का कॉन्टेक्स्ट। इंडिया में क्या था, कास्टिज्म रिलीजन, दो बेस होते थे डिस्क्रिमिनेशन के, जेंडर का। और साउथ अफ्रीका में आपको रेस की बात की जाती है। सर ऑनलाइन कैसे मिलेगी ये वीडियो?
अपलोड कर दी जाएगी तो आपको मिल जाएगी। फेमिनिस्ट के मेन कारण में क्या क्या आएंगे, ऐसे नहीं आएगा, आपको मूवमेंट के बारे में बताया जाएगा कि फेमिनिस्ट मूवमेंट को आप वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बताइए या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि फेमिनिस्ट मूवमेंट था क्या, कैसे हुआ, किन्होंने मेन रोल प्ले किया, बीच बीच में कौन से रिफॉर्म हुए, कौन से अमेंडमेंट आए, यूएन के अकॉर्डिंग क्या था। तो आप इसको सही से उल्लेख कर सकते हैं इसका। सर आई वांट फ्रॉम फेमिनिस्ट मूवमेंट, पता नहीं आपका क्वेश्चन समझ में क्या चाहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट से। सर इस चैप्टर से पेपर में क्या सवाल बनेगा, इस चैप्टर से सवाल आपके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकते हैं, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकते हैं, ओवरऑल भी आ सकते हैं कि आप फेमिनिस्ट मूवमेंट को डिफाइन कीजिए, किस तरह से महिला आंदोलन जो है पूरे विश्व में हुए, उनको किस तरह से आप देखते हैं। सर व्हेन विल बी द एग्जाम कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू यू मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं पता है। सर ये रश्मि पूछ रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो आपने वेव बताया था वो इन क्या किस कॉन्टेक्स्ट में, तो मैंने आपको बता दिया था कि चरण था वेव, मतलब प्रथम चरण से द्वितीय चरण तृतीय चरण। द क्वेश्चन टाइप ऑफ दिस टॉपिक मैं बता दिया आपको। सपना किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम से आ सकता है इसमें, वो भी मैंने बता दिया इसको। सर एग्जाम कब तक होंगे ये भी नहीं पता है। सर ओपन बुक एग्जाम होंगे क्या, हो सकते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सर मेरे क्वेश्चन आप तक पहुंच रहे हैं या नहीं, रीना देवी है, क्योंकि इसमें प्राइवेट शो कर रहा है। आपके क्वेश्चन आ रहे हैं रीना देवी। लेक्चर कहाँ पे अपलोड होंगे, लेक्चर आपके साथ वेबसाइट पे ही अपलोड किए जाएंगे, आप लोग चेक करते रहिएगा अपना वेबसाइट। सर एग्जाम कब तक होंगे नहीं पता। देयर इज ए सेपरेट क्लास फॉर हिंदी मीडियम, नहीं, एक कोर्स जो आपका चल रहा है वो एक ही होगा, दोबारा नहीं होगा। हिंदी मीडियम का दूसरा क्लास चल रहा होगा जो दूसरे टॉपिक के लिए होगा, इसीलिए मिक्स पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, आप जो टॉपिक चाहें अटेंड कर सकते हैं। सर प्लीज टेल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सर एग्जाम पहले जैसे होंगे क्या नहीं पता। बाकी सवाल आपके वही हैं एग्जाम से और क्वेश्चन से, और अपलोड कब होंगे वीडियो। सर अंजलि झा हैं। सर आप, सर कल आपने हिंदी में रशियन रेवोल्यूशन पढ़ाया था बट इंग्लिश में नहीं हुआ, आप आज शॉर्ट में कुछ बता दीजिए नहीं, ऐसा नहीं था कि मैंने पूरा इंग्लिश या पूरा हिंदी यूज किया उसमें, आप समझ सकती थी। थैंक यू।